गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सिट डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ, थोड़ा लाइफ में बदलाव होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा। एक ही जैसा रहोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना लाइफ में। तो अरे यार तुम लोग देखो, आ, जैसे तुम लोग तैयारी करते हो तो जैसे शुरुआत पढ़ रहे थे वैसे अभी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? कि कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है ना, ताकि एनर्जी बनी रहे। एक ही जैसा काम करते रहो तो एनर्जी नहीं रहेगी ना। अब जो सोचो कि पहले 2 हफ्ते में पढ़ते थे, अभी 1 घंटे में खत्म हो जा रहा है। अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना होता तो 15 दिन लगता है इसको पढ़ने में। अभी चाहे तो 15 मिनट में खत्म हो जाए, है ना। तो ठीक है, जरूरी है ये। तो यूनिट नंबर 8 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटी सी यूनिट है, 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हमारे पास है यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और दूसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, MS स्वामीनाथन। क्या भाई इतने, तो इसमें ये सब तो याद कर नहीं पाओगे, सब छोड़ देते हैं। क्या याद करना है, यहाँ से शुरू करते हैं। IARI, बताओ इसको कहाँ पहले पढ़ा है? हाँ, माइक्रो में पढ़ा है, NCERT बोल दो। बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक किसने डेवलप की थी? IARI एंड KVIC। और गंगा एक्शन प्लान, एम्यूनो एक्शन प्लान, MOEF के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो IARI कहां पर है? न्यू दिल्ली। यहां पर इन्होंने क्या किया, किन्होंने? स्वामीनाथन ने। स्वामीनाथन ने इस इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्कूल है, स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च। यहां पर इन्होंने डेवलप किया शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस। कौन सी? बासमती राइस। और बासमती राइस की कितनी डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हैं? 27। और कितनी वेराइटीज हैं? 2 लाख। और कितने स्ट्रेन हैं? 50,000। और मैंगो की वैरायटी 1,000 वेराइटीज हैं। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप किए जो आपको सीधे याद रखने हैं। क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप शेड्यूलिंग, फूड सिक्योरिटी, लैब टू लैंड प्रोग्राम। ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और MS स्वामीनाथन को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। और MS स्वामीनाथन ने बोरलॉग की मदद से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट। मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट। और इन्हीं की वजह से, MS स्वामीनाथन की वजह से ही ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ हमारे देश में, हरित क्रांति। और अब बताओ, हरित क्रांति से फसल की पैदावार कितने गुना बढ़ी? 3 गुना तक बढ़ गई थी। 3 गुना फसल की पैदावार बढ़ गई थी। और मेनली किससे बढ़ी थी? एग्रोकेमिकल से, कि हाइल्डिंग वेराइटीज से? एग्रोकेमिकल एंड बेटर मैनेजमेंट की वजह से। और पार्टली बढ़ी थी किस वजह से? हाई यील्डिंग वेराइटीज की वजह से। अब इनको कई सारे प्राइज दिए गए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। NCERT में से इसको मेंशन नहीं किया गया है। ये 2 मेंशन है, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। वैसे इनको भारत रत्न भी दिया गया। और आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण। तो टॉप 3 जो अवार्ड हमारे देश के, तीनों इनको दिए गए। अबे ये नोबेल प्राइज समझ लो इंडिया का, कौन सा? भारत रत्न। तो 3 जो सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड वैसे कहा जाता है इन्हें, क्योंकि अगर आप सेना में जाओगे तो वहां सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र। सुना है नाम कभी? तो जैसे परमवीर चक्र सेना में दिया जाता है, वैसे सिविलियन अवार्ड में सबसे बड़ा है भारत रत्न। 2024 में दिया गया, 2023 में इनकी डेथ हो गई। हाँ, बाद में दिया था, होता नहीं मरणोपरांत। एक होता है जिंदा जिंदा दे दिया गया, दूसरा मरने के बाद। तो परमवीर चक्र जनरली मरने के बाद ही दिया जाता। अब्दुल हमीद का नाम सुना होगा कभी, परमवीर चक्र दिया गया था, पढ़ा था बचपन में। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आते हैं अपने चैप्टर पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो सबसे पहले बात करते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के जो सपोर्टर थे वो हिप्पोक्रेट थे और इंडियन आयुर्वेद सिस्टम। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में यह बताया जाता है कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। ह्यूमर क्या होते हैं?
फ्लूइड, बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वही हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में ब्लैक बाइल के बारे में बताया गया, काला पित्त के बारे में। बाइल को कौन प्रोड्यूस करता है? गॉल ब्लैडर। हाँ, क्या बात कर रहे हो मार्क? लिवर प्रोड्यूस करता है ना? स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लोगों में ब्लैक बाइल होता है, और जिनमें ब्लैक बाइल होता है हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं और उनको बुखार होता है। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। कितनी तरह का ब्लड सर्कुलेशन हमने पढ़ा है? 3 तरह का। कौन कौन सा? सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया विलियम हार्वे ने, और इन्होंने थर्मोमीटर के द्वारा उन लोगों के बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें ब्लैक बाइल है, और पता चला कि उनमें उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पर्सन की तरह ही है, और इस तरीके से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिसअप्रूव हो गई। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज डिसअप्रूव बाय विलियम हार्वे। ठीक है, अब WHO के द्वारा डेफिनेशन दी गई है हेल्थ की। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, 3 चीजें यहां पर बताई गई हैं। अब हमारा जो मन है, माइंड जिसको हम लोग कहते हैं, हमारा माइंड न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम अभी दोनों हमने पढ़े हैं। तो हमारा माइंड न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। आज हम इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे भी, और इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। अब करें हेल्दी होने के क्या क्या फायदे हैं, तो ये सब आप जानते हो, ये सब कोई ऐसा तो है नहीं कि याद करना है। हेल्दी रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, खूब सारा पैसा होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लॉन्गिविटी, ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। तो ये सब कभी पूछा नहीं गया आज तक, उम्मीद भी नहीं ज्यादा कुछ। मेंटेन कैसे करेंगे? 3 चीजें मेनली करनी, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ सफाई रखनी है, मतलब नहाना धोना है, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब तो करते हो तुम लोग। हाँ, और कुछ और चीजें जैसे वैक्सीनेशन, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के यहाँ पर। आप करें हेल्थ को मेनली 3 चीजें अफेक्ट करती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं क्या? कितनी तरह के? 2। पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोमल। दूसरा लाइफ स्टाइल, हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। और लाइफ स्टाइल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कैसे भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। यस। और तीसरा है इन्फेक्शन, जैसे राइनो वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो हम बीमार हो जाएंगे। कौन सी बीमारी? कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो 3 चीजें यहाँ पर हो गई। अब यहां से डिजीज की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो डिजीज की डेफिनेशन दी गई कि जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन या सिस्टम सही तरीके से काम ना करें और उनके साइन और सिम्टम नजर आए तो इसी को कहते हैं डिजीज। साइन और सिम्टम में अंतर समझते हो? जैसे पेट दर्द हो रहा है, साइन है कि सिम्टम है? ये सिम्टम है। क्या है ये? सिम्टम। और जैसे आपका सिर दर्द हो रहा है तो ये भी सिम्टम है। क्या है ये? सिम्टम। कॉन्स्टिपेशन सिम्टम, अच्छा साइन है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन साइन है। जैसे दाद हो गया, दाद क्या है? साइन है। साइन वो है जो दूसरे को दिखाई दे, जो डॉक्टर खुद जान जाए। अब तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन डॉक्टर देख के तुमको बता देगा ये कॉन्स्टिपेशन है तुमको है। और दाद है तो देख के पता चल जाएगा ना। तो साइन वो है जो डॉक्टर खुद देख के जान जाए, और सिम्टम जो बताने पड़े। जैसे बुखार साइन है कि सिम्टम है? सिम्टम है, साइन थोड़ी कोई देख के थोड़ी बता पाएगा कि बुखार है। बोलो बे। तो वही लिखा साइन एंड सिम्टम। अब डिजीज यहां पर 2 तरह की बताई गई। अब थोड़ा सा समझ लेंगे कि यहां जिन डिजीज की हम बात कर रहे हैं कौन सी डिजीज है? एक्वायर्ड। 2 तरह की बीमारियां होती, एक्वायर्ड एंड जेनेटिक। अब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर हमारे पास है, कौन सा? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और एक्वायर्ड डिजीज पढ़ने के लिए बहुत सारे चैप्टर, एक तो ये चैप्टर हो गया हमारे पास, इसके अलावा ह्यूमन फिजियो में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब क्या है? एक्वायर्ड होते हैं। तो यहां पर डिजीज का मतलब एक्वायर्ड डिजीज से, और ये 2 तरह की, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस।
ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाती है उन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे एड्स बताओ, इन्फेक्शियस की नॉन इन्फेक्शियस? हाँ, इन्फेक्शियस सामने लिखा है पहले। अच्छा, इसे तो पूछा था, एड्स ट्रांसफर हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, 4 तरीकों से ट्रांसफर होती है, वो अभी पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो एड्स हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, सब क्या है? इन्फेक्शियस। जो बीमारी ट्रांसफर नहीं होती वो नॉन इन्फेक्शियस, जैसे कैंसर, ड्रग एब्यूज, एल्कोहल एब्यूज, दीज आर द नॉन इन्फेक्शियस इन नेचर। अब इनमें अगर हम देखें तो इन्फेक्शियस में एड्स फेटल है, जानलेवा, कोई इलाज नहीं है, आप जानते हैं इसका। और इधर नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। कैंसर का इलाज है, लेकिन अगर सही समय पे पता चल जाए। स्टेज 3 तक तो इलाज कर सकते हैं, स्टेज 4 में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। एमबीबीएस में जाके खूब डिटेल में पढ़ोगे। अब आते हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। डिजीज कॉज करने वाले एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजन। अब पैथोजन बहुत सारे हैं, आपके सामने लिखे हैं। वायरस से हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड एंड एड्स, बैक्टीरिया से टाइफाइड एंड निमोनिया, फंजाई से रिंगवर्म्स, प्रोटोजोआ से मलेरिया, अमीबियासिस, हेलमिंथ में एस्केलमेंथ से फाइलेरिया और एस्केरियासिस। तो ये हमारे सिलेबस में डिटेल में। अब करें मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेंस बिकॉज दे हार्म द होस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहली बीमारी यहां पर है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होने वाली बीमारी? बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरियल डिजीज कौन सा बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। और ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। और कौन आता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से? अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से 3 बीमारी याद करनी, टाइफाइड, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। फिर ये हमारी बॉडी में एंटर करने का, खाने के साथ एंटर करेगा और कहां पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर वहां से ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाएगा। सिम्टम यहां पर, अच्छा यहां पर साइन और सिम्टम में कोई अंतर नहीं किया एनसीईआरटी ने। सिम्टम में साइन भी लिख दिए, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। तो सस्टेन्ड हाई फीवर, लगातार तेज बुखार। मलेरिया में भी बुखार आता है, लेकिन मलेरिया का जो बुखार होता है उसमें उसमें रिकरेंट फीवर होता है, तीसरे दिन रिपीट होता, मतलब 72 घंटे के बाद। लेकिन यहां पर लगातार तेज बुखार रहता, कितना? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस। और हीट शॉक का टेम्परेचर 42 डिग्री। हीट शॉक कितने पे? 42 डिग्री। और थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है? 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे भी काम कर लेता है। तो टेम्परेचर अलग अलग जो दिए गए वो भी याद कर लो यहाँ। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा। इसके अलावा हेडेक मतलब सिर दर्द। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना। ये एपेटाइट को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो लिंक करना आपको चीजें आनी चाहिए। स्टमक पेन, पेट दर्द होगा, वीकनेस, कमजोरी होगा। और सीवियर केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ, मतलब सीवियर केस में आंत में छेद कर देगा। और कौन करता था ये? बीटी। बीटी याद है किसके अंदर? इंसेक्ट के मिड गट में छेद कर देता था और डेथ हो जाती थी। तो यहां भी अगर छेद हो गया तो फिर डेथ हो जाएगी। तो ये बाबा का फंडा, इससे आप सिम्टम आसानी से एससी विलेज से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कुक का एग्जाम्पल दिया गया, मैरी मेलोन। और मैरी मेलोन ने अपने जो एक खाना बनाती थी उसको कंटामिनेट कर देती थी, गंदा कर देती थी। और इस वजह से इसने हजारों लोगों में इस बीमारी को फैलाया। तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए इसकी वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ गया टाइफाइड मैरी। ठीक है, टाइफाइड का जो डिटेक्शन है उसके लिए कौन सा टेस्ट है? विडॉल टेस्ट। और एड्स के लिए एलाइजा टेस्ट का यूज करते हैं। और एड्स का रूटीन टेस्ट क्या है? पीसीआर। और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट। एड्स में 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट एलाइजा, कंफर्मेटरीज, नहीं कंफर्मेटरीज वेस्टर्न ब्लॉट, एंड रूटीन टेस्ट इज पीसीआर। तो 3 अलग अलग अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के। तो अगली बीमारी है निमोनिया। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। 2 बैक्टीरिया यहाँ पर है, कौन से? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब ये ध्यान ये रखना है कि इन्फ्लुएंजी लिखा तो इन्फ्लुएंजा में नहीं चले जाएंगे। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? वायरस से। अब स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी पे किसी ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, ग्रिफिथ ने। कब किया था? 1928 में। क्यों किया था? जेनेटिक मटेरियल का पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। क्या पता चल पाया? नहीं, उनके एक्सपेरिमेंट से पता नहीं चल पाया। तो किसने बताया?
आइवरी मैकुलार्ड मैकार्टी ने बताया कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड. देन अनइक्विवोकल प्रूफ गिवन बाय हर्सी एंड चेस इन द ईयर 1952. किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज पे. कितने स्टेप थे? 3. पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन. चलो यहाँ आते हैं. आप कह रहे पैथोजन इन्फेक्ट लंग एल्वेलाई. ये एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है. और एल्वेलाई क्या होती है? एयर फिल सैक. जब सांस लेते हैं तो एल्वेलाई में एयर जाती है. अब जब इन्फेक्शन हो जाता है तो एल्वेलाई में हवा की जगह पानी भर जाता है. एल्वेलाई फिल्ड विद फ्लूइड. और जब फ्लूइड भर जाएगा तो जो जिस वॉल्यूम में एयर आनी चाहिए थी वहां पानी भर गया. तो अब इसकी वजह से जब सांस लेंगे तो जितनी सांस हम नॉर्मली 500 ml ले सकते हैं अब नहीं ले पाएंगे. तो सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन. सिम्टम में फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक. हेडेक वैसे टाइफाइड का भी सिम्टम है. यहां भी आ रहा, वहां भी फीवर था लेकिन सस्टेन था. यहां पर फीवर आता जाता रहेगा. सीवियर केस, यहाँ पर टाइफाइड का सीवियर केस क्या करता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ कॉज कर देता है. यहाँ पर सीवियर केस में फिंगर, नेल्स एंड लिप्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर. मतलब नीले या मटमैले कलर के नेल्स और लिप्स हो जाएंगे. और ये एयरबॉर्न डिजीज है. एयरबॉर्न डिजीज हमारे पास कौन कौन सी है? कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया. निमोनिया और कॉमन कोल्ड दोनों एयरबॉर्न डिजीज है. मतलब खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे ये अगर दूसरा पर्सन इनहेल कर लेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. इसके अलावा ग्लासेस और यूटेंसिल मतलब बर्तन की शेयरिंग से भी, मतलब किसी गिलास में पानी पिया जो पेशेंट है निमोनिया का और उसी गिलास में आप पानी पी लेंगे तो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस का और एग्जाम्पल दिए हुए हैं. दो तो हमने डिटेल में पढ़े, टाइफाइड एंड निमोनिया. इसके अलावा टिटनेस, कॉलेरा, डिसेंट्री, डिप्थीरिया, प्लेग, लेप्रोसी. वैसे अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो डिप्थीरिया, प्लेग, लेप्रोसी कहाँ पढ़ा है? एंटीबायोटिक. हमने एंटीबायोटिक से इनको ट्रीट कर लिया है. ये डेडली डिजीज है ना. और डिसेंट्री भी बहुत खतरनाक है. ये मतलब खतरनाक इन द सेंस एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि एक अमीबिक डिसेंट्री और एक डिसेंट्री. डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री प्रोटोजोआ. तो ये कठिन सवाल है, ये आसान नहीं. अभी तो बहुत आसान लग रहा होगा ये. अब आते हैं तीसरी बीमारी, कॉमन कोल्ड. किससे होता है? वायरस से. कौन सा वायरस? राइनो वायरस इस बीमारी को कॉज करता है. अब कॉमन कोल्ड करें 3 से 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाए, किसी दवाई को लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, नोज को इन्फेक्ट करता है, बट नॉट द लंग्स. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है निमोनिया और कॉमन कोल्ड में. तो सिम्टम क्या क्या आते हैं यहाँ पर? सिम्टम आते हैं यहाँ पर नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगी. नेजल डिस्चार्ज, नाक बहती. सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है. हॉर्सनेस, टायर्डनेस, हेडेक एंड कफ. और हेडेक आप देखो तो लगातार तीसरी बीमारी है. टाइफाइड में भी हो रहा है, निमोनिया में भी हो रहा है, कॉमन कोल्ड में भी हो रहा है. ठीक है. वायरल डिजीज के कुछ और एग्जाम्पल दे दिए. कॉमन कोल्ड पढ़ ली लिया हमने, एड्स अभी पढ़ना है, बाकी बस नाम जाने. मम्स, मिजल्स. ये मम्स कहाँ पढ़ा आपने? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहां पर इंसान लिखा मम्स. तो मम्स, मिजल. मिजल खसरा होता है. ये स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ये भी जानते हैं, जानलेवा है. इसका भी कोई इलाज नहीं है. और ये एड्स और ये दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी है, एसटीआई भी है. और फिर ये हो गया इन्फ्लुएंजा. अब आते हैं प्रोटोजोआ डिजीज. दो बीमारियां यहां पर है हमारे पास, मलेरिया है, दूसरा अमीबियासिस. तो मलेरिया की बात करते हैं, किससे होता है? प्लाज्मोडियम. और ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरी एंड फैल्सीपेरम. फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक है. इससे होता है जो मलेरिया, उसका नाम है मलिग्नेंट मलेरिया. और ये सीरियस और जानलेवा भी हो सकता है. ठीक है. अब प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हैं. जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन. फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो ना केवल होस्ट है बल्कि वेक्टर भी है. ये हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी को ट्रांसमिट भी करेगा. ठीक है. अब देखो, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो के बाइट करने से जो स्पोरोजोइट हैं वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाएंगे. स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन. और मॉस्किटो के लिए इन्फेक्शियस स्टेज गैमेटोसाइट. गैमेटोसाइट कहां डेवलप होती हैं? ह्यूमन आरबीसी के अंदर. तो चलिए पूरा सीक्वेंस देख लेते हैं. तो स्पोरोजोइट ह्यूमन के ब्लड में आ गए. तो पैरासाइट
ब्लड से पहुंचेंगे कहां पर, लिवर में, और लिवर की सेल पे अटैक करेंगे, और अटैक करने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल, एंड कॉजेज देयर रप्चर। लिवर सेल फटेंगी और पैरासाइट रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद ये आरबीसी पर अटैक करेंगे और कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल। ह्यूमन में प्लाज्मोडियम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, और मॉस्किटो में सेक्सुअल, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। और आप जानते हैं कि अगर गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, जाइगोट बन रहा, तो क्या हो गया, सेक्सुअल। आरबीसी फिर रप्चर करेंगे, और आरबीसी के रप्चर करने से हीमोजॉइन ग्रेन्यूल निकलेंगे, और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल निकलने से चिल्स एंड फीवर, मतलब कपकपी के साथ बुखार आता है यहाँ पर, ये इसके सिम्टम है। अब इसके बाद क्या होगा, जो गैमिटोसाइट सेक्सुअल स्टेज इनको कहा जाता है, दिस डेवलप इन ह्यूमन आरबीसीज। ह्यूमन आरबीसी में गैमिटोसाइट डेवलप होंगी, और ये गैमिटोसाइट जब कोई मॉस्किटो हमारे ब्लड को सक करेगा, तो ये गैमिटोसाइट एंटर करेंगे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर, और वहां पर जाने के बाद गैमिटोसाइट, दीज आर द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फॉर्म गैमीट। और ये जो गैमीट है, गैमीट का फ्यूजन होगा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द गट ऑफ मॉस्किटो। कहां पर, गट ऑफ मॉस्किटो। ये 3 बार बदला है एनसीईआरटी ने, एक बार स्टमक लिखा, एक बार इंटेस्टाइन लिखा, अब एनसीईआरटी में गट लिख के दिया गया है। तो गट ऑफ मॉस्किटो आपको ध्यान रखना, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद, डेवलपमेंट के बाद क्या बन जाएंगे, स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड कहां बन रहे हैं, गट में, मॉस्किटो के गट में। और वहां से बनने के बाद स्पोरोजॉइट स्टोर होंगे कहां पर, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। स्लाइवरी ग्लैंड में स्टोर है, और ये मॉस्किटो अब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो पहले क्या डालेगी, स्लाइवा, और स्लाइवा के साथ क्या पहुंच जाएंगे, स्पोरोजॉइट, और वही कहानी फिर रिपीट होगी। स्पोरोजॉइट कहां पहुंचेंगे, लिवर में, लिवर का रप्चर करेंगे तो आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी से हीमोजॉइन निकलेंगे, फीवर एंड चिल, और उसके बाद गैमिटोसाइट बनेंगे, गैमिटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में, फिर गैमीट बनेंगे, फ्यूजन होगा और डेवलपमेंट होगा, क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट कहां जाएंगे, सिलाइवरी ग्लैंड में। समझ गया ना, तो ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। ठीक है, अगली बीमारी है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। अब अगर सवाल केवल पूछा गया डिसेंट्री कॉज बाई, तो बैक्टीरिया। अमीबिक डिसेंट्री कॉज बाई प्रोटोजोवन, कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्लास का नाम बताओ, अमीबॉइड्स। प्रोटोजोआ के कितने क्लास हैं, 4, अमीबॉइड, फ्लैजिलेट, सिलिएट, स्पोरोजोआ। प्लाज्मोडियम किसका मेंबर है, स्पोरोजोआ का ट्रिपेनोसोमा, फ्लैजिलेट का पैरामीशियम, सिलिएट का एंट अमीबा, अमीबॉइड का। तो अमीबॉइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होंगे, स्यूडोपोडिया। चलो, ये लिख दिया यहाँ पर कि डिसेंट्री। अब आते हैं अमीबियासिस के सिम्टम। तो सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, और कहां पर ये, टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन था। एब्डोमिनल पेन, वहां पर क्या था, स्टमक पेन, यहाँ एब्डोमिनल पेन है। एब्डोमिन मतलब पूरा एब्डोमिन आ जाएगा, स्टमक में केवल स्टमक की बात कर रहे होंगे। क्रैम्स, क्रैम्स मतलब ऐठन होना। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। स्टूल समझ रहे हो ना, फिसिस के लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं, कोड है CSCS। अब ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, और हाउस फ्लाई इसकी मैकेनिकल कैरियर है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से कौन कौन ट्रांसमिट होता है, टाइफाइड, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। एक साथ याद करेंगे तभी हो पाएगा वो। ठीक, कुछ प्रोटोजोन डिजीज और लिखी हुई, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, अमीबियासिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा, कालाजार, लिस्मैनिया। ये अभी नीट 24 पूछा था, जबकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं, लेकिन मैचिंग में था। तो मैचिंग में अगर एक ऑप्शन नहीं भी जानते तब भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसा एक सवाल पूछा है, ऐसा टाटा बॉक्स पूछा गया था। तो मैचिंग में तो ऐसे अगर ऑप्शन दे भी देता तो उसको ये नहीं मान के चलेंगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि वो अपने आप ही मैच हो जाएगा। अब आते हैं हेलमिंथ डिजीज। हेलमिंथ दो तरह के होते हैं, प्लेटी हेलमिंथ एंड एस्केलमेंथ। प्लेटी हेलमिंथ को फ्लैटवर्म कहते हैं और एस्केलमेंथ को राउंडवर्म। अब प्लेटी हेलमिंथ में टीनिया, जिससे टीनियासिस होता है, जो सिलेबस में नहीं है, यहाँ आते हैं। यहाँ पर एस्केरिस से जिससे क्या होता है, एस्केरियासिस, ये हम पढ़ेंगे। उचरेरिया से क्या होता है, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। और एंकाइलोस्टोमा से हुकवम डिजीज। एंकाइलोस्टोमा को कॉमनली क्या कहते हैं, हुकवम। और ये तीनों एग्जाम्पल आप एनिमल किंगडम में पढ़ते भी हैं। तो ये हुकवम डिजीज नहीं, लेकिन ये दोनों बीमारियां हम लोग को पढ़नी है। तो एस्केरियासिस से चलते किससे होता है, ये एस्केरिस से। और ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इंटेस्टाइन में और कौन कौन,
टाइफाइड हो जाएगा, अमीबियासिस हो जाएगा और एस्केरियासिस। तीनों के पैथोजन कहां पर हैं? इंटेस्टाइन में। सिम्टम की बात करें, सिम्टम बहुत अलग तरह के हैं इसमें, जैसे ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, मस्कुलर पेन, एनीमिया, फीवर एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो यहां पर इसके लिए बड़ा माफिया नाम का एक कोड है जिससे आप इन सिम्टम को आसानी से याद कर सकते हैं। अब करें कि जो एग होते हैं एस्केरिस के, ये फिसिस के साथ बॉडी के बाहर आते हैं और फूड और वाटर को कंटामिनेट करते हैं, और अगर इस फूड और वाटर को कोई कंज्यूम करता है, यूज करता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस की बात करते हैं तो ये किससे होता है? उचरेरिया। और उचरेरिया की दो जाति हैं, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड उचरेरिया मैलाई, इन दोनों से होता है। अब यहां पर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है। कौन सा इन्फ्लेमेशन? क्रॉनिक। जैसे आपने पढ़ा एक्यूट चेस्ट पेन, कहां? एंजाइना में, है ना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कौन था? अस्थमा। यस, अस्थमा इज आल्सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस बी और एड्स भी कैसे हैं? क्रॉनिक। ये भी क्रॉनिक डिजीज है, मतलब इसको डेवलप होने में बहुत लंबा समय लग, कई साल लग जाएंगे। तो स्लोली डेवलपिंग ओवर ईयर्स। इन्फेक्ट करता है किसको? मेनली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन, और उनमें डिफॉर्मिटी कॉज करता है। वेक्टर बॉर्न डिजीज है, और यहां पर वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगली बीमारी है रिंग वर्म्स, फंगल डिजीज है। तीन जनरा याद करने हैं, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ये रिंग वर्म्स कॉज करते हैं। सिम्टम की बात करें तो ड्राई एंड स्केली लेजन्स ऑन स्किन, स्काल्प एंड नेल्स। और इन लेजन में क्या होता है? इचिंग, खुजली होती है। अरे तो जानते हो ना। ग्रोइन रीजन एंड बिटवीन टोज, यहां पर ज्यादा ये ग्रो करते हैं। वार्म और मॉइस्ट कंडीशन, फंजाई से हो रही बीमारी, तो फंजाई ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। और इसके जो स्पोर होते हैं, ये जो ट्राइकोफाइटॉन है, ये ड्यूटेरो का मेंबर है, और ड्यूटेरो में कौन से स्पोर होते हैं? कोनिडिया। तो कोनिडिया इनके जो स्पोर हैं, दिस एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में पड़े हैं, आप नंगे पैर टहले, आपके पैर की उंगलियों के बीच में, टोज के बीच में आ जाएंगे स्पोर और इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा यूजिंग कॉम्ब, क्लोथ, टॉवेल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब यहां पर एक साथ मैंने सारा लिख दिया है कि ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू किसका होगा? टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। एयरबॉर्न निमोनिया, कॉमन कोल्ड। और वेक्टर बॉर्न में मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। अब इनमें अलग अलग भी ध्यान रखना है कि मलेरिया में वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फाइलेरिया में, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो डेंगू चिकनगुनिया, फीमेल एडीज मॉस्किटो। और डेंगू चिकनगुनिया डिटेल में सिलेबस में ऐड हो गए हैं, उसकी वीडियो अलग से यूट्यूब पे है, उसका लिंक फिर से दे देंगे। अब आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। यहां से भी जनरली सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बनते हैं सिम्टम को लेके और इन्फेक्शन को लेके, कि यहां पर सवाल पहुंचता नहीं है। लेकिन और जो पूछा भी जाता है कॉमनली आप जानते भी हैं। तो सबसे पहले तो हाइजीन, साफ सफाई। इसमें दो टॉपिक, पर्सनल एंड पब्लिक। पर्सनल में हम जानते हैं अपनी बॉडी की साफ सफाई करें, और जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो साफ सुथरा होना चाहिए। पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कूड़ा कचरा हर जगह ना फेंकें। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर, बहुत कॉमन सी बातें हैं। यहाँ पर एक खास बात ये है, गंबूशिया फिश। जो गंबूशिया फिश है, ये मॉस्किटो के लार्वा को खाने का काम करती है। तो अगर हम पॉन्ड में गंबूशिया फिश को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो इससे मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होगी, और मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम होगी तो मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए, इन बीमारियों के होने के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम है। तो वैक्सीन से कई सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा चुका, और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो चुकी, जैसे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। स्मॉल पॉक्स छोटी माता की बड़ी माता? ये बड़ी माता है। और छोटी माता कौन है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है क्या? यस। चिकन पॉक्स अभी इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो चिकन पॉक्स जो है वो कॉमनली हो जाता है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है। निमोनिया, पोलियो, टेटनस, डिप्थीरिया, करें ये बीमारियां
काफी हद तक कंट्रोल की गई हैं। किसके द्वारा? वैक्सीन के द्वारा। पोलियो भी इंडिया से कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर जब तक एनसीईआरटी इस बात को करेक्ट ना कर दे। तो अब इनको कैसे याद करेंगे? इसके लिए बाबा का फंडा है, इससे आप याद कर लोगे कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी जिनके लिए वैक्सीन हमारे पास है, और ये तो पूरा खत्म ही हो चुकी बीमारी वैक्सीन की वजह से, लेकिन ये बीमारियां हमने काफी हद तक कंट्रोल कर ली हैं। और टिटनेस की वैक्सीन तो आप जानते भी होंगे, एंटी टिटनेस सीरम लगाते हैं। जब भी लोहे से कट लगता है तो टिटनेस का लगाते हैं ना इंजेक्शन, हाँ वही वाला है ये। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को भी डेवलप किया, किसमें? ईस्ट में, ईस्ट के अंदर। और ह्यूमन इंसुलिन किसमें बनाया गया? ई कोलाई के अंदर। और पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, याद आ रहा है? तो ईस्ट के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को बनाया जा चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। और ये कौन सी वैक्सीन है? डीएनए वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? डीएनए वैक्सीन। ये भी बहुत कठिन बात है। हाँ कठिन, अबे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया ना, तो कैसी वैक्सीन होगी? डीएनए वैक्सीन। इसमें कौन सी कठिन बात है? ये कुछ बीमारियां ऐसी जिनको एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया गया, और ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। कौन कौन सी हैं? वुफिंग कफ, लेप्रोसी, प्लेग एंड डिप्थीरिया। ये कहाँ पढ़ाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाले टॉपिक में, जब आपने पेनिसिलिन पढ़ा था उस समय इन बीमारियों और इनके कॉमन नेम भी लिखे हैं, ये भी आपको याद करने हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इम्यूनिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें इसमें तो बहुत खास है, जैसे बैरियर्स जो आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम भी पढ़ना है। बताओ इम्यून सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 4। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे भी उनके। अब इम्यूनिटी दो तरह की, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। जो इन्नेट इम्यूनिटी वो जन्मजात होती है, सबके पास होती है। तो दिस इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, एंड दिस इज नॉन स्पेसिफिक। ये कैसा है? नॉन स्पेसिफिक है। और जो एक्वायर्ड है, दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। जैसे मान लो कि मैं अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवा लेता हूं तो मुझे वो इम्यूनिटी मिलेगी, लेकिन आपने नहीं लगाई तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन स्किन की बात करें तो स्किन इज इन्नेट इम्यूनिटी। स्किन किसका एग्जाम्पल है? इन्नेट। क्या सबको मिली हुई है? तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन की हम बात करें तो वैक्सीनेशन कैसा है? नॉन स्पेसिफिक। वो एक्वायर टाइप की इम्यूनिटी। एक्वायर जो अपने लाइफ में हम एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इन्नेट जो जन्म से सबको मिली हुई है। अब दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं। इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर बना के काम करती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट के द्वारा काम करती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी बैरियर बनाती, कितने? 4। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। खूब सवाल इस समय यहां से आ रहे हैं। तो बैरियर है 4 बैरियर। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, और चौथा साइटोकाइन। अब चारों बैरियर के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कितने हैं? 2। पहला स्किन, दूसरा म्यूकस कोटिंग। तो स्किन एंड म्यूकस कोटिंग ये फिजिकल बैरियर है। और म्यूकस कोटिंग कहां कहां ये भी याद करना है? जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। फिजियोलॉजिकल बैरियर 3 है। कौन कौन से? एसिड, सलाइवा, टीयर। तो एसिड, सलाइवा, टीयर तीनों लिखे हैं, सलाइवा, एसिड एंड टीयर्स। और एसिड इन स्टमक कौन सा एसिड? एचसीएल। एचसीएल को कौन निकलवाता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। और कौन रोकता है? जीआईपी। याद आया? कल ही तो पढ़ा है हमने ये, है ना? तो सलाइवा, एसिड और टीयर ये हो गए फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे अगर खाने के साथ बैक्टीरिया चला गया तो एचसीएल उसको क्या कर देगा? मार देगा। तीसरा सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर में सेल आ जाएंगी दो तरह के सेल, डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफेज। डब्ल्यूबीसी कहां पर? ब्लड में। और मैक्रोफेजेस कहां पर? टिश्यू के अंदर। कौन सा टिश्यू पढ़ा था? एरियोलर टिश्यू, वहां पे आपने पढ़ा था। अब डब्ल्यूबीसीज में एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, मोनोसाइट। फैगोसाइटोसिस याद आ रहा है? फैगोसिटी कौन थी? मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। तो मोनोसाइट ये हो गया, और न्यूट्रोफिल भी कहीं लिखा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा। तो मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल ये हो गई फैगोसिटिक सेल। और एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन थी? योसिनोफिल। इन्फ्लेमेटरी में बैसोफिल आ गई थी। इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फोसाइट। तो ये मोनोसाइट होगी। दूसरा पीएमएनएल, दिस इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तीसरा है नेचुरल किलर सेल, ये नया नाम आपके लिए, दिस इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट।
वैसे लिम्फोसाइट हमने कितनी तरह की पढ़ी थी? दो, बी एंड टी। एक और जान लो कौन सी? नेचुरल किलर। लेकिन इसको अलग ही ध्यान रखना, वहां मत जोड़ घटा लेना कुछ। ठीक, अब आते हैं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन अलग है, साइटोकाइनिन अलग। पिछले टेस्ट मैंने पूछा भी था, तो उसमें सब लोगों ने खूब कहा है अच्छा अभी लो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए सर। तो ऐसा नहीं, साइटोकाइन होता है। तो साइटोकाइन बैरियर में आता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस। इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती, किसको बचाने के लिए? नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, और इसकी खास बात है दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इसमें मेमोरी की प्रॉपर्टी होती है, और मेमोरी की वजह से जब कोई भी पैथोजन पहली बार बॉडी में आता है तो उसको पहचानने में, मारने में टाइम लगता है। तो ये रिस्पॉन्स कैसा होता है? स्लो, प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन पहली बार जब पैथोजन बॉडी में आएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसकी मेमोरी बना लेगी, और मेमोरी बना लेगी। अब दोबारा अगर कभी अटैक करेगा तो कौन सा रिस्पॉन्स आएगा? सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनामिस्टिक रिस्पॉन्स, और ये काफी फास्ट होगा। अब करें कि जो इन्नेट इम्यूनिटी वो कैसे काम करती है? बैरियर बना के। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट के द्वारा। अब लिम्फोसाइट हम जानते हैं दो है, कौन सी? बी एंड टी। और इन दोनों की कहानी हम ऑलरेडी जानते हैं। बी से कौन सी इम्यूनिटी? एएमआई, और टी से सीएमआई। ये सब वही लिखा हुआ है। लिम्फोसाइट को कौन, सॉरी, एंटीबॉडीज को कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। क्या टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं? नहीं, लेकिन ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं, ये भी एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक, अब एंटीबॉडी की अगर बात करें तो इनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपके सिलेबस में कितने हैं? चार। चार को याद करें किससे? गेम से। GAME। और अगर थोड़ा ध्यान दें तो आपने पढ़ा है IgE कहां पर? एलर्जी में। IgA कोलेस्ट्रम में। ये कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। कोलेस्ट्रम इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है लैक्टेशन में, याद आ रहा है? ठीक है। अब एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में चार चेन होती है, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होती हैं, और इसलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। और इनका शेप कैसा है? वाई शेप। अब ध्यान से देखो तो दो हैवी चेन आपस में किसके द्वारा जुड़ी हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कितने? दो। और हैवी और लाइट जुड़ी है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, दिखाई दे रहा है। और दो लाइट आपस में कैसे जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, चूंकि ये प्रोटीन की चेन है इसलिए इनमें टर्मिनल भी दिखाई दे रहे हैं, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। एन कौन सा होता है? फर्स्ट लेफ्ट हैंड होता है, और सी वाला राइट। याद आ रहा है क्या वो? अब एंटीबॉडी फिर वही कहानी, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एएमआई प्रोवाइड करती हैं, और टी लिम्फोसाइट सीएमआई प्रोवाइड करती है। फिर आगे वही कहानी बार बार। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, चार ऑर्गन मेरी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लिवर, हार्ट, आईज एंड किडनी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अभी जस्ट पढ़ा के आ रहे हैं। तो इन इसके लिए फिर ग्राफ्ट यूज करते हैं, मतलब ऑर्गन का यूज करते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट कौन करता है? सीएमआई। और इसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। अब कुछ और टॉपिक इम्यूनिटी के अंदर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर, उनको मत भूलिएगा। आज टाइम कम है तो कल हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे इसको। तो अब हम लोग चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब यह है कि जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन होने के बाद डेवलप हो, जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन होने के बाद डेवलप हो और बॉडी एंटीबॉडी तैयार करे। और पैसिव में क्या होगा? बनी बनाई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो जैसे टिटनेस का इंजेक्शन हम लगवाते हैं तो एक्टिव है कि पैसिव है? वो पैसिव हो जाएगा। जैसे एक सांप किसी को काट ले और हम एंटी वेनम दे दें तो क्या है? पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता, उसको IgA मिल गई, कौन सी इम्यूनिटी है? पैसिव। बनी बनाई दे दें तो पैसिव, और बॉडी खुद बनाए तो खत्म बात। एक्टिव पैसिव की इतनी कहानी है, ये सब वही लिखा हुआ है। ठीक, इसको एक बार तुम लोग पढ़ लेना। अच्छा, अब सोचो जरा कि एक्टिव और पैसिव में कौन स्लो है? एक्टिव, क्योंकि एक्टिव खुद एंटीबॉडी बनाएगी तो टाइम लगेगा। और इसीलिए जब हमें अर्जेंट जरूरत होती है, जैसे टिटनेस का केस, टिटनेस में कहते हैं 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवा लें, क्योंकि उसके बाद अगर इंजेक्शन लगाएंगे तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो अब टिटनेस के केस में हम इंतजार नहीं कर सकते कि एंटीबॉडी बॉडी तैयार करे, क्योंकि उतनी देर में बीमारी हो जाएगी। या फिर स्नेक बाइट के केस में, अब स्नेक बाइट के केस में कुछ ही
मिनट या घंटे में पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो हम इंतजार नहीं करेंगे, बॉडी तो एंटीबॉडी बनाएगी, क्या करोगे, रहने तो इसको भी, कहाँ इंजेक्शन लगवाएंगे। तो जहां पर अर्जेंट जरूरत होगी वहां पर क्या करेंगे, पैसिव, क्योंकि एक्टिव स्लो है, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी, रेडीमेड एंटीबॉडीज, और इसमें एग्जांपल हमारे पास है पहला, मां से आईजीजी ट्रांसफर होती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाती हैं फीटस में। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान का केस है, यानी जब हम मां के अंदर होते तो मां हमें बचाने के लिए क्या देती है, आईजीजी। आईजीजी हमें बचाती है बीमारी से, लेकिन ये बनी किस में है, मां के अंदर, और हमें बचाए तो कैसा हो गया, पैसिव। लैक्टेशन के थ्रू, मिल्क के थ्रू बच्चे को मां से क्या मिलता है, आईजीए, तो ये भी क्या हो गया, पैसिव। अब आते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो करें, वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है किस पे, मेमोरी पर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मेमोरी पर आधारित है। अब वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे एटीन्यूएटेड या वीकेंड पैथोजन। एटीन्यूएटेड या वीकेंड मतलब वही वाला कौन सा, डिसार्म, मतलब हमने पैथोजन को क्या कर दिया, निहत्था कर दिया। जैसे पोलियो ड्रॉप आपने पी तो आपको क्या पिलाया गया, वायरस, लेकिन कैसा वायरस, अधमरा। एटीन्यूएटेड या डिसार्म मतलब वो इतना कमजोर कर दिया गया कि वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन करेगा लेकिन बीमारी नहीं होगी। दोनों अलग अलग बातें हैं, इन्फेक्शन अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। पैथोजन बॉडी में आ गया तो इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन बीमारी हो रही या नहीं हो रही वो अलग मैटर है। तो इन्फेक्शन तो कर लिया लेकिन डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन जब इन्फेक्शन करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानेगा कि अच्छा पोलियो वायरस है, और उसको पहचान के एंटीबॉडी बना के उसको मार देगा, और फिर मेमोरी सेव कर लेगा। और मेमोरी सेव करने के बाद जब दोबारा सही में अटैक करेगा पोलियो वायरस, तो हमारा जो एनामिस्टिक रिस्पॉन्स है वो उसको पहचान के मार देगा। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करती है। या कभी कभी इनएक्टिवेटेड पैथोजन या एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, कई सारे तरीके होते हैं। वैक्सीन जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल। अब इम्यूनाइजेशन में भी दो तरीके हो जाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव। सिलेबस में आपके पैसिव है, तो पैसिव में टिटनेस का केस। तो करें, टिटनेस जो है ये डिडली है, जानलेवा बीमारी है, किससे होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। और इससे बचने के लिए पेशेंट को हम क्या देते हैं, एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन में क्या है, एंटीबॉडीज, बनी बनाई एंटीबॉडीज पेशेंट के अंदर डाल दी जाती हैं, और बनी बनाई एंटीबॉडी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव। स्नेक बाइट वाला केस यहां दिया गया, यहां पर क्या देते हैं, एंटी वेनिन। और एंटी वेनिन में क्या होता है, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी घोड़े के अंदर बनवाई जाती हैं और ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है, तो क्या हो गया, पैसिव। और इसी तरीके से यहाँ पर ये वही वाला पॉइंट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को ईस्ट में बनाया गया है। अब आते हैं एलर्जी। अब एलर्जी में हम पहले जानते हैं कौन, अस्थमा। अस्थमा हो गया एलर्जी कंडीशन, और कोई, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ब्रोंकाइटिस है ना। चलो देखते हैं जरा, एलर्जी है क्या, दिस एन एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज एलर्जी। एग्जैजरेटेड का मतलब हाइपर एक्टिविटी, मतलब इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर हो जाता है। अब जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एलर्जेंट। डिजीज कॉज करने वाले को पैथोजन, म्यूटेशन कॉज करने वाले को म्यूटाजेंस, समझ गए ना। तो वैसे ही एलर्जेंस हो गया। अब एलर्जन में माइट इन डस्ट, एनिमल डैंडर, हमारी जो स्किन निकलती रहती है, पॉलन किसके, पार्थिनियम। पार्थिनियम इंडिया में कैसे आया, कंटामिनेटेड वीट के द्वारा, याद आ रहा है। और किसका एग्जाम्पल, पार्थिनियम, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब सोचो पार्थिनियम कितनी अलग अलग जगह आपको दिया गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है। अब करें, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती हैं इनके रिस्पांस के अगेंस्ट वो कौन सी है, आईजी। और हम बात कर भी चुके हैं आईजी एलर्जिक रिएक्शन में। और एलर्जिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, यूसिनोफिल। तो ई, आईजीई में ई आ जाएगा, ई फॉर हो जाएगा यूसिनोफिल, है ना। और नहीं नहीं नहीं, तो इससे अंदाजा लग जाएगा ना थोड़ा सा, आईजीई और ई फॉर यूसिनोफिल, तो इससे थोड़ा सा लिंक आप कर पाएंगे। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम पूछे जनरली नहीं जाते हैं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वाटरी आईज, रनिंग नोज, स्नीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब करें, एलर्जीज ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। ये मास्ट सेल कहां है, एरियोलर टिश्यू में। कितनी सेल वहां बताई गई, 3 मास्ट सेल, हाँ, मैक्रोफेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट। और मैक्रोफेजेस अभी हमने पढ़ा है, कौन सा बैरियर,
सेलुलर बैरियर, मैक्रोफेज सेलुलर बैरियर। मतलब आप देखो वो भी इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रही है, मास्ट रोल का भी रोल आ गया यहाँ पर। अच्छा, हिस्टामिन और सीरोटोनिन को और भी कौन बना रहा है? बैसोफिल। लेकिन बैसोफिल हिपेरिन भी बना रही है। अब एक सवाल मैंने पूछा था उस दिन, तो उसमें हिपेरिन भी ऑप्शन में था, लेकिन वो आंसर नहीं था। ठीक, अब आते हैं कि कैसे एलर्जी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो एंटी एलर्जिक ड्रग यूज करते हैं कौन? एंटी हिस्टामिन। देखो जरा ध्यान दो, हिस्टामिन से एलर्जी हो रही है, तो अगर इसका एंटी यूज कर ले तो एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, या स्टेरॉयड, या एड्रेनालिन। और कोई बताना चाहोगे? कल पढ़ा है। हाँ, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताया गया था। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स। आप करें कि जो मेट्रो सिटीज के बच्चे, मेट्रो सिटी किसे कहते हैं? जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो, यानी कि जहां मेट्रो चलती हो। तो मेट्रो सिटी का मतलब मेट्रो ट्रेन से नहीं है, 10 लाख से ज्यादा। हिंदी में कहते हैं महानगर। तो महानगर उसे कहते हैं इसकी आबादी 1 मिलियन या 10 लाख से ज्यादा हो। तो अगर मेट्रो सिटीज के ज्यादातर बच्चे एलर्जी से सफर कर रहे हैं, उसका रीजन है कि प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। बचपन में बहुत ज्यादा देख रेख की गई, ये भी सही नहीं है। गांव में देखो घूमते रहते हैं बच्चे, है ना, मिट्टी खा लिए, इधर उधर पड़े हैं, लौट रहे हैं, है ना। यहाँ पर एसी में एकदम बढ़िया रखा हुआ है बच्चा, है ना, और आईसीयू में, आईसीयू से निकला एकदम घर में प्रोटेक्टेड, है ना, कि अरे मेरा बच्चा। तो बस बच्चे ने ले लिया प्रसाद। अब आते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा, ऑटो इम्यूनिटी में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा? हाँ, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, एक ही पढ़ा है क्या हमने? ऑटो इम्यून में और वो नहीं पढ़ा? माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं पढ़ा है? माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लीडिंग टू फटीग, वीकनेस, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। याद आया? ठीक है। तो अब होता क्या है ऑटो इम्यूनिटी में? ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब बॉडी अपनी ही सेल पर अटैक कर देती है। क्यों कर देती है? जेनेटिक रीजन, अननोन रीजन, पता नहीं कि क्यों करती है, या कुछ जेनेटिक कारण हो सकते हैं। वही लिखा, जेनेटिक या अननोन रीजन। अब ऑटोइम्यून डिजीज के एग्जांपल एनसीईआरटी में तो दो ही है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस एंड माइस्थेनिया ग्रेविस। लेकिन नीट में जब सवाल आता है तो हमेशा एक दो ऑप्शन बाहर से आते हैं, तो सब लिखे यहाँ जो याद करने, विटिलिगो, सोरियासिस। और नीट 2024 में ये पूछा था, एसएलई, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रेमेटोसस। तो ये याद तो कर नहीं पाओगे, तो बस ऐसा पढ़ लेना कि अगर एग्जाम में दिखाई दे तो आंसर कर लें। और ऑप्शन इन ऑप्शन में ऐसे बना के दे रहा तो बहुत अंदाजा लगा भी नहीं पाओगे, याद होगा तभी कर पाओगे, मैचिंग में आ नहीं रहा है। ऑप्शन, ये पांचों ऑप्शन दिए थे इस बार, और पूछा था बताओ कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो ऑटो इम्यून है। तो अब इसमें तो आप एनसीईआरटी से तो नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा विटिलिगो, सोरियासिस और एसएलई भी आपको याद करने, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इतना ही कर लो तुम लोग। अब आते इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट हैं? दो सर्कुलेटरी के, तीन एक्सक्रीटरी के, चार रिप्रोडक्टिव के, चार स्केलेटल के, दो न्यूरल के, दो इम्यून के, चार। तो चार पार्ट यहाँ पर हमारे पास हैं, कौन कौन से? लिम्फाइड, ऑर्गन, इन पे ध्यान दो, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, इतना तो आसान हो गया। और फिर सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और बी से क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज। खत्म हो गई बात। तो अब ये एंटीबॉडीज हमने पढ़ ही ली, बोलो यार। लिम्फोसाइट हमने पढ़ ली क्या? लिम्फोसाइट नहीं पढ़ो, कितनी बार पढ़ा है भाई? बी और टी लिम्फोसाइट नहीं पढ़े हो? पहले ही हो, ये तो पढ़े क्या हमने? लिम्फोइड, ऑर्गन, टिश्यू पढ़ा दिए हैं, तो यही दो पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिम्फोइड ऑर्गन एंड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड ऑर्गन कितने हैं? दो तरह के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहां पर लिम्फोसाइट बनती हैं और मैच्योर होती हैं। कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। यानी प्राइमरी बोन मैरो तो होगा ही, एक और होता है थाइमस। और सेकेंडरी जहां पर प्रोलिफरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा उनका। तो दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में दो है, बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी में है 5। तो इसके लिए कोड है सिम्प्लास्ट। सिम में एस का मतलब सेकेंडरी, और प्लास्ट में पी इज द पेयर पैचेस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन एंड टॉन्सिल।
तो ये 5 एग्जाम्पल है, इससे आप याद कर लो सेम क्लास से। अब बोन मैरो को कह रहे हैं मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहां पर सारी ब्लड सेल बनती हैं। ये तो जानते हैं ना हम लोग यार, सारी ब्लड सेल यहां बन रही हैं। अब जो ये फिर वही सब कहानी लिखी है कि सारी ब्लड सेल यहां मैंने लिख दी। थाइमस की बात करें तो थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन, कहां पर पाया जाता है? बिहाइंड द स्टर्नम, वेंट्रल टू अरोटा, इन बिटवीन द लंग्स। याद आया? तो ये देखो यहां पर लिखा लोकेटेड नियर हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन क्या है? स्टर्नम। कितनी स्टर्नम है? एक होती है। क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड रिड्यूसिंग इन साइज विद एज। थाइमस तो एंडोक्राइन का भी तो पार्ट है। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन्स। कहाँ रोल है? इम्यूनिटी में। और जब ओल्ड पर्सन में आप देखते हो थाइमस डिजेनरेट हो जाती है, इसलिए इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। याद आया? फिर से वही यहां पर both bone marrow and thymus provide micro environment for development and maturation of T lymphocyte। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए? प्राइमरी हुए। प्राइमरी में क्या हो रहा है कि जो इमेच्योर लिम्फोसाइट हो मैच्योर होके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में बदलती है। और एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट मतलब ये एंटीजन को पहचान सकती है और यहां से मूव करती है कहां पर? सेकेंडरी। सेकेंडरी में जाने के बाद एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इंटरेक्ट करती है एंटीजन से और प्रोलिफरेशन के बाद बनती है क्या? इफेक्टर सेल। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इफेक्टर सेल का फॉर्मेशन कहां होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सारे नहीं पढ़ने, आपको स्प्लीन पढ़ना है और लिम्फ नोड पढ़ना है। तो स्प्लीन में देख लो, स्प्लीन का शेप कैसा है? बीन शेप। और कौन बीन शेप है? किडनी भी बीन शेप की होती है। लार्ज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का भंडार है और गिरोयार्ड भी है। ये आरबीसी को नष्ट भी करता है और आरबीसी को स्टोर भी करता है, बनाता नहीं है। इस रिजर्वायर मतलब स्टोर करता है। कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। और लिम्फोसाइट और फैगोसाइट क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। अगर कोई पैथोजन यहां पर है तो उसको मारने का काम करेंगे। तो स्प्लीन एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड, ये ब्लड को छानता है और जो भी ब्लड के अंदर पैथोजन है उनको ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद उसके अंदर जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है वो पैथोजन को मार देती, फैगोसाइटोसिस कर लेती हैं। लिम्फ नोड, दीज आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक सिस्टम में है। और फिर आते हैं लिम्फाइड टिश्यू। लिम्फाइड टिश्यू में सिंगल एग्जांपल है माल्ट। माल्ट इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू और ये टोटल लिम्फाइड टिश्यू का कितना है? 50%। नीट में सवाल पूछा जा चुका है ये। अब ये माल्ट कहां कहां मिल रहा है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनेटल ट्रैक्ट। यही हमने और क्या पढ़ा था? म्यूकस कोटिंग। तो जहां जहां म्यूकस कोटिंग वहां वहां माल्ट मिलेगा, क्योंकि ये माल्ट है क्या? म्यूकोसा एसोसिएटेड। तो म्यूकोसा जो है वो इनरमोस्ट लेयर होती है, वहीं पर म्यूकस होता है। तो जहां जहां म्यूकोसा है वहां वहां माल्ट मिलेगा और इसको हम लिंक कर सकते हैं किससे? म्यूकस कोटिंग से। अब चलते अगली बीमारी पर, दैट इज एड्स। फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और सिंड्रोम बताता है ग्रुप ऑफ सिम्टम और एक्वायर्ड बताता है कि ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है, ये एक्वायर्ड डिजीज है। और इसका पैथोजन कौन है? HIV। HIV इज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यहां मतलब लिखा हुआ है। पहली बार रिपोर्ट किया गया कब? 1981 में। और पिछले 25 साल में या उससे ज्यादा समय, अब तो काफी ज्यादा हो गया है। ये तो जब एनसीईआरटी लिखी जा रही थी तब की बात हो रही, 25 साल। अब तो 45 साल हो गए, 45 हो गए होंगे, हाँ 45 साल हो गए। और 81 से जोड़ो, 44 साल तो हो ही गए हैं। अरे तो लेकिन डेटा तो ये याद करना है, 25 मिलियन आसान डेटा है। 25 साल में कितने? 25 मिलियन मतलब कितने करोड़ हो गए? हाँ 2.5 करोड़। कितने लोग? 2.5 करोड़, 250 करोड़ लोग मार दिए। 2.5 करोड़ लोग मारे जा चुके, किसकी वजह से? एड्स की वजह से। और आप जानते हैं एड्स का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब करें कि एड्स जो है ये सब लिखा ही हुआ, रेट्रोवायरस से बीमारी होती है। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस। और ये रेट्रोवायरस। अब जो HIV है, अब ये सब तो आप जानते हो ना। HIV में जेनेटिक मेटेरियल कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और कहाँ है? TMV में। टोबैको मोज़ेक वायरस में भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। और 5X174 में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में डबल स्ट्रैंडेड DNA।
बोलो। ई कोलाई में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ह्यूमन में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। हमारे में लीनियर की सर्कुलर दोनों होंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, उसमें सर्कुलर डीएनए, एक की कई सारे। हाँ एक। और प्लास्टिड में कई सारे। ट्रांसमिशन के चार तरीके हैं। पहला सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ये एसटीआई भी हो गया। यूज ऑफ इन्फेक्टेड निडल एंड सिरिंजेस इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, नशेड़ियों में। तीसरा बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस थ्रू प्लासेंटा। तो चार लोग, आप कहते हैं भैया ज्यादा चांसेस किस में बीमारी होने के, तो इन्हीं चार से रिलेट कर लो। पहला, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो। दूसरा, जो ड्रग एब्यूजर होंगे जिनमें मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जैसे थैलासीमिया, और उस बच्चे में जिसकी मां इंफेक्टेड हो। तो पर्सन हु आर एट हाई रिस्क, तो उन्हीं से रिलेट कर लोगे, तो याद अलग से नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि भैया ये करता क्या है बॉडी में आके। तो एचआईवी का ट्रांसमिशन तो हमने पढ़ लिया। अब किसी भी तरीके से जब बॉडी के अंदर आएगा, तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और हर्षी एंड चेस ने बताया था कि कभी भी कैप्सिड सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, जेनेटिक मटेरियल ही एंटर करेगा। तो इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी वायरल आरएनए, ये किसके अंदर गया, टी लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज, हेल्पर टी लिम्फोसाइट या मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा क्या बनाएगा, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके सेल पे कब्जा कर लेगा, और सेल पे कब्जा करके नए वायरस बनाना शुरू करेगा। यानी ये जो हमारी मैक्रोफेज है, वो वायरस को बना रही, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एचआईवी फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम, शुगर फैक्ट्रीज क्लोरोप्लास्ट। भाई शुगर कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में, चीनी मिल में बनता है अभी। शुगर फैक्ट्री कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। और एचआई फैक्ट्री कौन सी है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मान लो कभी ना दे और आपको आंसर करना हो, तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट कर लेना, क्योंकि दोनों के अंदर ये कहानी चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर, ये लिम्फोसाइट तो हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहे हैं, हमें बीमारियों से बचा रहे हैं। जब इनका नंबर कम हो जाएगा, तो फिर बाउट्स ऑफ फीवर, पर्सन को बार बार बुखार आएगा, डायरिया हो जाएगा, और वेट लॉस। ये और कहाँ हुआ था, बीमारी बताओ, एक्सॉप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव्स डिजीज, वहां भी वेट लॉस कल पढ़ाया है। और कल ये वाला बताया था कि एड्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये सिम्टम हो गए। इनक्यूबेशन पीरियड, इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इन्फेक्शन होने से सिम्टम आने तक का समय, इन्फेक्शन होने से सिम्टम आने तक का समय। और ये वायरस के केस में होता है करीब 5 से 10 साल। वैसे कई महीने से कई साल का समय हो सकता है, लेकिन यूजुअली कितना है, 5 से 10 साल। और इतना समय लग रहा है, मतलब क्रॉनिक है कि एक्यूट है, क्रॉनिक हो जाएगा। अब जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाएगा, बॉडी कमजोर हो जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो वो पैथोजन भी इन्फेक्शन कॉज करने लगेंगे जो कॉज नहीं कर पा रहे थे। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम, फंजाई, प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा हम सबको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जिसको एड्स हो गया, उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि उसमें भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये बहुत ही वीक पैथोजन है, ये नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि आपकी लड़ाई हो गई किसी पहलवान से, अब पहलवान को आप मार नहीं सकते क्योंकि तुम कमजोर हो उससे। तो अब आपने एक दिन देखा कि उसको 4 लोग मिलकर मार रहे हैं, तो आप भी गए और क्या किया, अपना हाथ साफ कर लो उसे। तो वही इसका भी हाल है, नॉर्मल नहीं कॉज करेगा इन्फेक्शन, लेकिन इसको मौका, अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसने देखा कि अच्छा लिम्फोसाइट कम हो गए, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो इसने भी इन्फेक्शन कॉज कर दिया। एड्स वायरस की खास बात यह कि वो खुद किसी पर्सन को नहीं मारता। एचआईवी से कभी किसी की जान नहीं जाएगी, जान किससे जाएगी, इन सबसे जाएगी। कि टॉक्सोप्लाज्मा है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस कर देगा, जान चली जाएगी। इधर ये डायरिया हो जाएगा, और डायरिया से जान चली जाएगी। तो एचआईवी खुद नहीं मारेगा, उसकी वजह से बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी कि दूसरे इन्फेक्शन हो जाएंगे, और दूसरे इन्फेक्शन की वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगी। एंड देयर इज नो कंप्लीट क्योर ऑफ एड्स, एड्स का कोई पूरा इलाज नहीं है। हाँ, कुछ दवाइयां हैं जिनको हम कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग।
एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एंटी रेट्रोवायरल क्यों करें? क्योंकि ये वायरस कौन सा है? रेट्रोवायरस। तो एआरवी ड्रग यूज करते कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ। ये पर्सन 5 साल जिंदा रहना तो 10 साल जिंदा रह लेगा दवाई की वजह से, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। लेकिन डेथ यहां पर निश्चित है, इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अब यहाँ वो तीनों टेस्ट लिखे हैं। डायग्नोस्टिक्स टेस्ट कौन सा है? एलाइजा। कंफर्मेटरी इज वेस्टर्न ब्लॉट एंड रूटीन टेस्ट इज पीसीआर। सब हमने पढ़े हैं। ये शायद वेस्टर्न ब्लॉट आपने ना पढ़ा हो, वो सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ी आपने। कहां पर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कितने स्टेप थे? 6। पहला आइसोलेशन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, डाइजेशन, तीसरा सेपरेशन, चौथा ब्लॉटिंग, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन, हाइपोथैलेमस अभी बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन, और छठा एलाइजा। अच्छा, डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। निमोनिक तक बताया है। इंडिया देश सबसे बेस्ट है दोस्तों, याद आ रहा है? हाँ, निमोनिक बस याद रखो बस। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, प्रिवेंशन करेंगे कि इलाज करेंगे? प्रिवेंशन, क्योंकि इलाज है नहीं, तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन की ओनली ऑप्शन। नॉर्मली बीमारियों के लिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन यहां तो क्योर है ही नहीं, तो प्रिवेंशन इज द ओनली ऑप्शन। और कहें डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मत मरो। मतलब बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं गया था कि कैसे फैलती बीमारी, ठीक है और इसमें ये भी एनसीईआरटी कहता है ये वैसी बीमारी नहीं कि आप कह दो कि हमको पता नहीं चला। मतलब यहां पर ये कॉमन कोल्ड या निमोनिया की तरह नहीं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, अब डॉक्टर आपसे थोड़ी पूछेगा कि कैसे हुआ, लेकिन एड्स हो गया तो पूछा जाएगा तो उसमें बस एक्सक्यूज क्या हो सकता है? 2 लोगों के पास एक्सक्यूज है, जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ है या जिस बच्चे को हुआ है उनकी गलती नहीं है। उसमें किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है। पुअर मॉनिटरिंग, अगर डॉक्टर ध्यान देता तो बच्चे को ना होता डॉक्टर क्या कर लेगा चलो, तो इसीलिए लोगों को एजुकेट करने के लिए, बताने के लिए, सब लोग तो हम उससे पढ़ नहीं रहे होंगे, है ना? तो तो बाकी लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? नाको। नाको इज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा एनजीओ। एनजीओ इज द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाको और एनजीओ जो है ये लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इस बारे में बता रहे हैं कि बीमारी कैसे फैलती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये 2 वर्ड भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बैठो बैठो। हाँ, बैठो बैठो। तो कल छोटा सा टॉपिक एक रह गया था ना हम लोग का, तो पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कैंसर का टॉपिक बचा था और दूसरा अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। ठीक, तो चलो यहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि कैंसर की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी या कार्सिनोलॉजी। और इसीलिए कैंसर कॉजिंग जो एजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेन। और जो कैंसर कॉजिंग जीन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन। तो थोड़ा सा अगर ये दिमाग में रहेगा तो काम आसान हो जाएगा, ऑन्को टर्म या कार्सिनो टर्म। अब कैंसर का मतलब क्या? अगर एक लाइन में आप बताना चाहें तो आप कहेंगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगी। वैसे सेल डिवीजन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि सेल डिवीजन पे जेनेटिक कंट्रोल होता है, लेकिन यहां पर वो जेनेटिक कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब करें कि जो कैंसर है ये सबसे जो खतरनाक बीमारियां हैं, जो सबसे भयंकर बीमारी उनमें से एक है। इंडिया का डेटा यहां पर दिया गया कि इंडिया में हर साल 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं इस बीमारी से। मतलब 10 लाख लोगों को कैंसर होता है हमारे देश में हर साल, और उनमें से ज्यादातर की डेथ हो जाती है। जैसे आपने एड्स का एक डेटा पढ़ा था कि पिछले 25 साल में कितने लोग मारे गए हैं? 25 मिलियन, 2.5 करोड़। यहाँ पर हर साल में 1 लाख लोग सब, ये इंडिया का केवल डेटा, वर्ल्ड का डेटा था। यहाँ पर हर साल 10 लाख लोग सफर करते हैं और उनमें से ज्यादातर की डेथ हो जाती है। अब
एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन। ये एक सवाल तो ये भी सीधा पूछा जाएगा कि कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी किस सेल में है, नॉर्मल सेल या कैंसर सेल? नॉर्मल सेल के अंदर पाई जाती है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से एक सेल, एक नॉर्मल सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट की वजह से अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करती, लेकिन कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती। और जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है तो कैंसर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, ट्यूमर। अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सा खतरनाक है? मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक है क्योंकि ये फैलता है। जो बिनाइन ट्यूमर है ये अपनी जगह पर सीमित रहता है, कन्फाइंड रहता है, ये फैलता नहीं और इसलिए कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड टू न्यू लोकेशन, और इसकी जो स्प्रेडिंग उसे कहते हैं मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस इज द ड्रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। और एम फॉर मैलिग्नेंट, एम फॉर मेटास्टेसिस, ऐसे याद रखेंगे तो गलत भी नहीं होगा। वैसे आपने मैलिग्नेंट मलेरिया कल पढ़ा था, किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और शायद वो भी जानलेवा था। तो मैलिग्नेंट वर्ड का मतलब ही होता है जानलेवा या खतरनाक। तो ये खतरनाक टाइप का ट्यूमर है। इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल होती है उन्हें कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल। और ये सेल यहां से निकल के ब्लड के द्वारा नई जगहों पर जाती हैं और नई जगह पर जाके वहां नया ट्यूमर बना लेती हैं। तो इसका इलाज बहुत कठिन होता है क्योंकि जब तक एक जगह इलाज करते हैं दूसरी जगह ट्यूमर बन जाता है, जबकि जो बिनाइन ट्यूमर है उसका इलाज करना आसान है। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन। पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट पॉल्यूटेंट के नाम से हम लोग जानते हैं ना, वैसे ही और म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट म्यूटाजन। तो वैसे यहाँ पे टर्म आ गया कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन बहुत सारे हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में अगर हम चलते तो इसमें रेडिएशन हमारे पास है। रेडिएशन दो कैटेगरी में एनसीईआरटी ने डिवाइड किया, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में याद करने हैं एक्स रेज एंड गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे और गामा रेज आयनाइजिंग मतलब ये आयनाइजेशन करा देते हैं। मतलब अगर ये किसी एटम पर पड़ेंगे तो उसमें आयनाइजेशन, आयन का फॉर्मेशन करा देंगे। तो अब देखो ये क्या करते हैं, एक्सरे, यूवी रे, गामा रे नॉर्मल सेल के ऊपर अगर ज्यादा अमाउंट में है तो डीएनए को डैमेज कर देते हैं, और डीएनए ही शायद वो सेल के साइकिल को कंट्रोल करता है। अगर डीएनए ही डैमेज हो जाएगा तो सेल डिवीजन भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो नियोप्लास्टिक कैंसर सेल बन जाती है नॉर्मल सेल, और ये ट्यूमर में बदल जाती है। केमिकल कार्सिनोजन में एग्जाम्पल दिया गया है टोबैको। अब टोबैको की चीविंग से क्या होता है? ओरल कैंसर, माउथ कैंसर होता है। मूवी देखने जाते हैं तो उसमें वो मिलता है कौन? हाँ, मुकेश नाम है उसका। कि 18 साल से, 18 साल की उम्र से गुटखा खाते थे और मुझे पता नहीं था मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। अच्छे कौन हो तो अलग है वो, है ना। और स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? लंग कैंसर। वैसे लंग कैंसर अकेला कैंसर नहीं है, बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे हाँ, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी होता है इसकी वजह से, है ना। प्रोस्टेट कैंसर होता है स्मोकिंग की वजह से, अभी आगे मिलेगा वो सब। बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, बायोलॉजिकल में बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग। मतलब यहाँ कोई लिविंग एजेंट आ जाएगा, जैसे वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरस। वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? दोनों है। लिविंग क्यों है? क्योंकि रिप्रोडक्शन कर सकता है। और नॉन लिविंग क्यों है? सेल नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं पाई जाती, इसलिए नॉन लिविंग कहते हैं। तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस, दीज आर कैंसर कॉजिंग वायरसेस। इन वायरस के पास जीन होते हैं जिन्हें कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन, और वायरल ऑन्कोजीन के द्वारा ये कैंसर कॉज करते हैं। हम सबकी नॉर्मल सेल के अंदर कुछ जीन, जैसे हमारे पास कितनी जीन होते हैं? 30,000। इनमें से कुछ जीन होते हैं जिन्हें कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, या प्रोटो ऑन्क, या सेलुलर ऑन्कोजीन, या सीओंक कहते हैं। सवाल ये पूछा जाएगा कि प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में है कि कैंसर सेल में? नॉर्मल सेल। और प्रोटो वर्ड लगा है तो मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। ये इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन हमारी बॉडी की हर सेल के पास ये जीन है, और स्पेशल कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक्टिवेट होने के बाद नॉर्मल सेल को किस में चेंज कर देंगे? कैंसर सेल में। तो अब सवाल ये पूछा जाएगा कि कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी किसमें है? नॉर्मल सेल में। प्रोटो ऑन्कोजीन कहां पे है? नॉर्मल सेल में। ये बड़े सवाल हैं। ठीक, अब आते हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने के अलग अलग तरीके। सबसे पहले बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज।
उन ऑर्गन के लिए करते हैं जिन ऑर्गन को कट किया जा सकता है। जैसे स्किन कैंसर हो गया तो क्या स्किन को काट सकते हैं? और अगर मान लो कि लंग कैंसर हो गया तो क्या लंग को काट देंगे? नहीं। तो फिर ये उन्हीं के लिए यूज करेंगे जिनको कट कर सकते हैं। तो बायोप्सी में क्या करते हैं? सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इन थिन सेक्शन। जिस टिश्यू में संदेह की कैंसर हो उसको कट करते हैं सेक्शन में, और फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में थिन सेक्शन आर स्टेन्ड एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट। ब्लड कैंसर को कहते हैं हम लोग ल्यूकीमिया, और ल्यूकीमिया में किसका नंबर बढ़ता है? WBC का नंबर होता कितना है? 6000 से 8000। तो ये नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, लाखों में पहुंच जाता है, जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। और ल्यूकीमिया का डिटेक्शन कैसे करते हैं? ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड टेस्ट करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? नहीं पता जा रहे, ब्लड टेस्ट से नंबर पता चल जाएगा ना। और ये सेल बन कहाँ रही है? बोन मैरो में। तो दिक्कत एक्चुअली तो बोन मैरो में ही है ना। तो इसलिए ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करते हैं ल्यूकीमिया के लिए। सीधे सीधे सवाल आएंगे, तो जितनी इंपॉर्टेंट बात है इस समय के लिए वही मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनल ऑर्गन के लिए, अब वो ऑर्गन जिनको कट नहीं कर सकते हैं उनके लिए फिर हमारे पास 3 तरीके हैं: रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन एंड MRI। नाम सबने सुन रखे हैं। खास खास बातें क्या ध्यान रखनी? रेडियोग्राफी में क्या यूज करते हैं? एक्सरे। सीटी स्कैन में एक्सरे ही यूज करते हैं, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे क्या आयनाइजिंग रेडिएशन है? यस। तो इन दोनों में आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हो, और इसमें नॉन आयनाइजिंग। और नॉन आयनाइजिंग की वजह से ये वाला सेफेस्ट टेक्निक मानी जाती है। अब ये भी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी जो 3D इमेज देती है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन 3 डायमेंशनल इमेज देता है, 3D इमेज देता है। और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग की बात करें तो सबसे एक्यूरेट और सबसे सेफेस्ट टेक्निक है। मतलब सबसे सटीक तरीका कौन सा है? MRI। तो सीटी स्कैन एक्सरे यूज करता है, 3D इमेज प्रोवाइड करता है। अब मैंने इसको कैसे याद रखा है? जो तुम लोग अभी कंफ्यूज हो गए MRI और सीटी में, कैसे याद करना है? सी किस नंबर पे आता है? 3 पे आता है, तो 3D हो गया। नहीं समझे? आप कुछ कहेंगे 3 पे कहाँ? अबे अल्फाबेट में 3 नंबर पे आता है ना। 3 का मतलब 3D इमेज दे दिया, तो ऐसे मैंने याद किया था। MRI use magnetic field and non-ionizing radiation, and this is the safest and most accurate method to detect cancer of internal organs. ठीक है, फिर एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। कैंसर स्पेसिफिक, आप जानते हैं कि कोई भी अगर एंटीजन है तो उसके खिलाफ बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। तो एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनी है बॉडी के अंदर, तो उसको हम डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा कैंसर बॉडी में डेवलप हो रहा है। पूछा कभी नहीं जाता ये। बायोटेक, इसका तुम बताओ एग्जाम्पल। क्या बात कर रहे हो? PCR। बायोटेक में 3 तरीके बताए थे: PCR, RDT एंड एलाइजा। और कहा था PCR से हम क्या पता लगाते हैं? हाँ, जीन म्यूटेशन इन कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट। और 8 सस्पेक्टेड पेशेंट का भी पता लगाते हैं ना। तो वही वाला ये बायोटेक, यानी PCR यहां मैं लिख सकता हूं, PCR। ठीक, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के 4 तरीके हैं। पहला कौन सा है? सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। ज्यादातर कैंसर के ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ऊपर वाले 3। कौन कौन सा? सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मतलब तीनों को यूज करेंगे। सर्जरी भी करेंगे, ऑर्गन को काट के निकाल लेंगे। रेडियोथेरेपी भी करेंगे, रेडिएशन डालेंगे जिससे कैंसर सेल मर जाएं। और फिर कीमोथेरेपी मतलब दवाइयां भी देंगे। तो मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3, यानी सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। सबका मतलब भी, सर्जरी तो आप जानते हैं कि जो कैंसरस पार्ट है उसको काट के क्या करें? निकाल दें। लेकिन ये हर जगह तो कर नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे लिवर है तो क्या उसमें काम कर सकते हैं? यस, क्योंकि लिवर में रिजनरेशन की पावर है। लेकिन ब्रेन में ट्यूमर हो गया तो कम कर सकते हैं? नहीं। तो वहां पर फिर दूसरे तरीके हैं, जैसे कीमोथेरेपी। ये पहले दूसरा रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं? नाम ही पता चला, रेडिएशन। यहाँ पर ट्यूमर सेल पे रेडिएशन डालते हैं, और रेडिएशन इतना डालते हैं कि ट्यूमर सेल मर जाए। लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि सराउंडिंग में जो नॉर्मल सेल है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि अगर नॉर्मल सेल पे ज्यादा रेडिएशन पड़ गया तो कैंसर सेल में बदल जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि ये रेडिएशन जो हम डाल रहे हैं, ये रेडिएशन कैंसर का कारण भी है। हम रेडिएशन से कैंसर का पता भी लगाते हैं और रेडिएशन से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं।
मतलब जो एक्सरे है वो कैंसर कॉज भी कर सकता है, कैंसर का डिटेक्शन भी कर सकता है और कैंसर का इलाज भी कर सकता है। अंतर किसमें है? अमाउंट, अलग अलग मात्रा में उसका प्रभाव अलग अलग होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, और कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स में ही एक हमारे पास विनब्लास्टिन, ये कहां पर पढ़ा था? हाँ, बायोमोलिक्यूल में। कहा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट की किस कैटेगरी में था? ड्रग्स में। विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। तो विनब्लास्टिन एक दवाई है और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, और ज्यादातर दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं कौन से? हेयर लॉस एंड एनीमिया। हेयर लॉस एंड एनीमिया। आपने देखा होगा जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है उनके बाल उड़ जाते हैं। युवराज सिंह को हुआ था, देखा होगा आपने, है ना? फिर आते हैं इम्यूनोथेरेपी, मतलब यहां पर ऐसी दवाइयां देते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जो कैंसर सेल होती हैं, तेज तो नहीं चल रहे हम लोग, जो कैंसर सेल होती हैं वो इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाने जाने से और मारे जाने से बच जाती हैं। तो पर्सन को दवाई देते हैं कौन सी? अल्फा इंटरफेरॉन। और अल्फा इंटरफेरॉन जो होती है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, ताकि इम्यून सिस्टम ट्यूमर सेल को पहचान के मार दे। तो अल्फा इंटरफेरॉन इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। अब इंटरफेरॉन कल भी आपने पढ़ा था, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती थी नॉर्मल सेल को बचाने के लिए। कौन सा बैरियर था? साइटोकाइन बैरियर। और एक आपने पढ़ा था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट के लिए। और एक आपने पढ़ा था अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, रोजी काउ से मिला था। कितना अमाउंट था? 2.4 ग्राम पर लीटर। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा लेक्ट, एल्ब्यूमिन एक साथ इकट्ठे। तो ये कहानी हो गई कैंसर की। अब चलते हैं, लास्ट टॉपिक है ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। ठीक है, तो ज्यादातर ड्रग जिनका एब्यूज किया जाता है वो फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, एंजियोस्पर्म से, और कुछ मिलते हैं फंजाई से। लेकिन फंजाई वाला आपके सिलेबस में नहीं है, केवल एंजियोस्पर्म वाला है। 3 ड्रग्स आपके सिलेबस में है, ओपिवाइड, कैनाबिनॉइड, कोकैलकुलॉइड। सवाल जनरली पूछा जाता है तो अच्छे से याद करेंगे। तो ओपिवाइड किससे मिलता है? पेपावर सोम्निफेरम, ये सारी फ्लावरिंग प्लांट हैं। कैनाबिनॉइड किससे मिलता है? कैनाबिस सटाइवा, जिसको आप भांग के नाम से जानते हैं। और कोकैलकुलॉइड एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का नेटिव है ये। पेपावर सोम्निफेरम जानते हो, पॉपी प्लांट है ये। अब एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखो वाला फंजाई वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिखा है ना? फंजाई में यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया क्लेविसेप्स। कौन सा क्लास है? एस्कोमाइसीट में आप पढ़ते हैं। और इससे एक ड्रग मिलता है कौन सा? एलएसडी, जिसका अब्यूज किया जाता है। ओपियोइड से शुरू करते हैं। तो ओपियोइड जो है किससे मिलते हैं? पेपावर सोम्निफेरम, दिस इज पॉपी प्लांट। और इस प्लांट के कहां से? लैटेक्स से मिलते हैं। लैटेक्स, लैटेक्स को कौन स्टोर करता है? फ्लोएम या जाइलम? हाँ हाँ, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये सही है। फ्लोएम पैरेनकाइमा, रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। तो ये लैटेक्स यहां पर आ गया, इसका निमोनिक भी बना के दिया है, आरएमएल। पहले आरएमएल जाओ, एसटीएफ। चलो ठीक है, अभी अपलोड कर ही रहे हैं रोज, तो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो लैटेक्स से मिलता है एक केमिकल कौन सा? मॉर्फिन, जिसको अफीम के नाम से आप जानते हैं ना। अभी जो मॉर्फिन है, दिस मॉर्फिन एक्ट एज सेडेटिव एंड पेन किलर। ये मॉर्फिन आप पहले पढ़ चुके हैं क्या? मॉर्फिन एंड कोडीन क्या था? ये एल्कलॉइड। तो ये एल्कलॉइड है और ये दवाई भी है। दिस इज अ पोटेंट सेडेटिव एंड पेन किलर। सेडेटिव मतलब इसको लेने के बाद क्या आती है? नींद आती है, जैसे एनसीईआरटी खोलते ही नींद आने लगती, तो भी सेडेटिव है। और पेन किलर, दर्द निवारक है ये। तो इसका यूज करते हैं सर्जरी में। सर्जरी में दर्द को कम करने के लिए। आपने देखा होगा कि जिसकी सर्जरी होती है उसको नींद बहुत आती है ना? और सर्जरी में ऑर्गन कट करते हैं। अब कट करने पे दर्द जो होता है उसके लिए पैरासीटामोल तो नहीं काम करेगा। पैरासीटामोल तो सिर दर्द हो रहा है तो खा लिया, काम कर जाएगा, है ना? तो वहां पर सर्जरी में इसका यूज करते हैं। अब इसका एब्यूज कैसे करते हैं? मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है। क्या करते हैं? एसिटाइलेशन। जैसे यूरेसिल का क्या किया था? मिथाइलेशन। तो क्या बना था? थाइमीन। वैसे मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करेंगे तो बनेगा हेरोइन। अब हेरोइन है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, कॉमनली नेम्ड एज स्मैक, कॉमनली नोन एज स्मैक और ब्राउन शुगर।
कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद करनी, व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस होता है, और नहीं कलरलेस, हाँ व्हाइट मतलब कलरलेस ही हो गया, ऑर्डरलेस हो गया, बिटर होता है, एंड टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन। अब ओपियोइड रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? सीएनएस एंड जीआईटी। सीएनएस सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ब्रेन में। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ब्रेन में, और क्या ओपियोइड रिसेप्टर भी ब्रेन में है? हाँ भाई, सीएनएस कह रहे हैं तो ब्रेन तो आ ही जाएगा। सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं? दो, पहला ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो यानी ये भी कह सकते हैं कि ओपियोइड एंड कैनाबिनॉइड बोथ रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन ब्रेन, लेकिन ये जीआईटी में भी है और स्पाइनल कॉर्ड में भी है। अब करें, हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, ये डिप्रेशन कॉज करता है, मतलब कोई पर्सन अगर हेरोइन का यूज करेगा तो डिप्रेशन में जाएगा एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। वैसे ये समस्या तो बहुत कॉमन ऐसे भी है, पढ़ाई से लोग चले जाते हैं, है ना, तो पढ़ाई हीरोइन की तरह काम कर रही है ना, और उधर एनसीईआरटी किताब खोला तो उस मॉर्फिन की तरह काम कर रही है, तो तुमको सब कोई जरूरत ही नहीं है, तुमको तो ऐसे ही मिल रहा है। तो बॉडी के फंक्शन को क्या करता है? स्लो कर देता है। अब आते हैं कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड मिलते हैं कैनाबिस सटाइवा प्लांट से, और इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं इन्फ्लोरेसेंस को, फ्लावर टॉप को, लीव्स को, और रेजिन। रेजिन कौन स्टोर करता है? फ्लोयम, RML, रेजिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स, ये तीनों स्टोर करते हैं फ्लोयम। जाइलम स्टोर करता है स्टार्च, टैनिन एंड फैट। स्टार्च, टैनिन एंड फैट ये स्टोर करता है जाइलम पैरेन्काइमा, और ये फ्लोयम पैरेन्काइमा। अब समस्या एक ये भी कि नई एनसीईआरटी में तो टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि वहां तो एनिमल टिश्यू भी गायब, प्लांट टिश्यू भी गायब, जबकि नीट के सिलेबस में दोनों है। अब इन कॉम्बिनेशन को जब हम मिलाते हैं तो फिर हमें अलग अलग तरह के यहाँ पर ड्रग्स मिलते हैं, जैसे हसीस, चरस, गांजा, मारिजुआना, भांग, ये सब कैनाबिनॉइड के एग्जाम्पल हो गए। अब करें, टेकन फ्रॉम ओरल इंजेक्शन और इनहेलेशन। ऑपियोइड कैसे लेते थे? स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, यहां पर ओरल इंजेक्शन या इनहेलेशन। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर आर मेनली प्रेजेंट इन ब्रेन, और जबकि ओपियोइड रिसेप्टर कहां पर है? सीएनएस एंड जीआईटी, और कोकाइल क्लोराइड के रिसेप्टर दिए नहीं गए हैं, तो आसान हो गया, बस दो ही रिसेप्टर आपको याद करने हैं। अब कैनाबिनॉइड अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये सीवीएस को अफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। एंड कैनाबिनॉइड आर कॉमनली एब्यूज बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ी भी इसका एब्यूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तीसरा है कोका एल्किलॉइड। कोका एल्किलॉइड मिलते हैं किस प्लांट से? इरेथ्रोजाइलम कोका, दिस इज नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से और क्या याद आया? हाँ 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 हाँ, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। साउथ अमेरिकन जंगल, यार नहीं याद आ रहा है क्या? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, मैं सारा कुछ मैं ही याद करूं? हाँ, ठीक है, तो अब इरेथ्रोजाइलम कोका से मिलता है कोकीन, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं? कोक या क्रैक के नाम से जानते हैं। टेकन बाय स्नॉर्टिंग। कोका एल्कलॉइड इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। दो ही न्यूरोट्रांसमीटर सिलेबस में है, पहला क्या था? एसिटाइल कोलिन, और दूसरा डोपामीन। तो ये डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफियर करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है। कोका एल्कलॉइड है पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, ये हमारे सीएनएस को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑपियोइड है उनके रिसेप्टर सीएनएस में, और ये सीएनएस को अफेक्ट करता है। और अगर आप कैनाबिनॉइड की बात करें तो उनका इफेक्ट कहाँ है? सीवीएस पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हो, ये सीएनएस को। तो जब तक ये कंपैरिजन नहीं करेंगे फिर हो नहीं पाएगा एग्जाम में। करता क्या है ये? जैसे आपने देखा कि मॉर्फिन क्या करता है? सिडेटिव एंड पेन किलर, मॉर्फिन इज सिडेटिव एंड पेन किलर। और हेरोइन क्या करता है? डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, मतलब ये ऐसा फील देते हैं पर्सन को कि सब कुछ बढ़िया है, सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। तो लोगों को लगता है कि ये जब हम ड्रग लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और जैसे ड्रग का असर खत्म होगा लगेगा कि अरे फिर हम वहीं आ गए। तो पर्सन अच्छा फील करने के लिए क्या करता है? बार बार सेवन करने लगता है।
अब आते हैं कुछ और ड्रग है हमारे पास, हेलुसिनोजेनिक। तो हेलुसिनोजेनिक ड्रग उन्हें कहते हैं जिनको लेने के बाद भ्रम पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? भ्रम। तो मति भ्रम कहते हैं हेलुसिनोजन का मतलब। तो इसमें तीन नाम याद करने, धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना एंड एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन। कोकीन नॉर्मली क्या कॉज कर रहा है? यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ये तो नॉर्मल फंक्शन कोकीन का है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में कोकीन का सेवन कर लेंगे तो क्या कॉज करेगा? हेलोसिनोजेनिक ये नेचर का हो जाएगा। तो तीन नाम यहां पर दिए गए हैं, जिसमें से धतूरा और बेलाडोना किस फैमिली के हैं? सोलेनेसी फैमिली के हैं। अब आते हैं कुछ एल्कलॉइड के नाम। दो तो आप पहले जानते हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन। दो और याद कर लेंगे, कोकीन एंड निकोटीन। कोकीन तो अभी आपने पढ़ लिया। निकोटीन किससे मिलता है? टोबैको से। टोबैको प्लांट से मिल जाएगा। अब ये तीन दवाइयां दी गई हैं, बारबिट्यूरेट्स, एम्फिटामिन एंड बेंजोडाइजिपिन। पहले यहाँ एलएसडी लिखा था पुरानी एनसीईआरटी में, एलएसडी को हटा दिए गए, तीन नाम बचे हुए हैं। तो तीन दवाइयां हैं, और इन दवाइयों का यूज करते हैं किसके लिए? मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए, दिमागी बीमारी को दूर करने के लिए। कौन सी दिमागी बीमारियां? डिस्प्रेशन और इंसोम्निया। बहुत डिस्प्रेशन में है तो डिस्प्रेशन में तुम लोग जाते हो कि नहीं जाते हो? नहीं, मतलब ये मेंटल इलनेस है बे, दिमागी रूप से कमजोर हो गए हो क्या? हाँ, जो दिमागी रूप से कमजोर होते हो, देखते हो रोड पे घूमते रहते, बाल वाल बिखरे रहते हैं, हाथ में पत्थर उत्थर लिए टहलते रहते हैं तुम लोग उनसे कट के निकल लेते हो, है ना? तो ये मतलब बच्चा क्या करता है, बहुत कॉमनली टर्म यूज करता है, लेकिन बहुत खतरनाक टर्म है बे। ऐसा थोड़ी होता है कि बहुत डिस्प्रेशन में चले। और इंसोम्निया, नींद ना आना, जिसको ये तकलीफ होती है उनको ये दवाइयां दी जाती हैं। और तुम लोग की तकलीफ क्या, कि नींद ज्यादा आती है कि नहीं आती है? ज्यादा आती है ना, क्लास में बैठे बैठे सो लेते हो, है ना? जब मन हुआ तब सो गए। तो जब ऐसी दिक्कतें होती हैं तो उस केस में ये दवाइयां दी जाती है। अब कई लोग इन दवाइयों को, हाँ, गलत तरीके से मतलब इनको नशे के लिए यूज करने लगते हैं, जबकि ये है क्या? दवाइयां हैं। इनको एब्यूज करने लगते हैं, दुरुपयोग करने लगते हैं। ये सब तो खैर पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, कोई भी दवाई है, दवाई को अगर हम पर्पस बदल दें, दवाई का अमाउंट बदल दें या फ्रीक्वेंसी बदल दें, तो एब्यूज हो जाएगा। जैसे जब आप दवाई, डॉक्टर आपको देता है तो कहता है कि दिन में 3 बार खानी है ना? तो 3 बार, अब आपने उसको 10 बार लेना शुरू कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी बदल गई। आपसे कहा 3 बार एक एक गोली लेनी है, आप 10 बार दो दो गोली ले रहे हैं, अमाउंट बदल गया। और पर्पस उसने दिया था सिर दर्द कम करने के लिए, आपने मजे के लिए कि एकदम हैप्पीनेस आ जाए। तो पर्पस बदल दें, अमाउंट बदल दें या फ्रीक्वेंसी बदल दें तो क्या हो जाएगा? एब्यूज। अब आते हैं टोबैको एब्यूज। 400 सालों से यूज किया जा रहा है तंबाकू का, है ना? अलग अलग तरीकों से, स्मोकिंग, चीविंग, स्नफ। तो ये दो तो बहुत कॉमन है। अब टोबैको में केमिकल होता है निकोटीन। तो जब कोई पर्सन गुटखा खाता है, सुर्ती खाता है या सिगरेट पीता है, तो निकोटीन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड पैक करता है, और एड्रिनल मेडुला से निकलवाता है एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। और आप जानते हैं दोनों हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। तो पर्सन को थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि उसको सिगरेट पीने से थोड़ा उसके अंदर एनर्जी आएगा, उसको ऐसा फील होता है, जबकि क्या बढ़ गया है? बीपी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और इसी फीलिंग के लिए फिर उसको तलब लगती बार बार, है ना? कि एक क्लास किया, फिर कहा अब चलो यार, अब मजा नहीं आ रही दूसरी क्लास में। कई लोग सुबह पता चला कि वॉशरूम गए, वहां निकल नहीं रही है, तो गए गुटखा खाओ, तंबाकू खाओ। कई लोग होते हैं ऐसे, बिना सुर्ती खाए पता चला कि उनका दिन ही खराब हो गया तो आदत पड़ जाती है फिर वो। टोबैको स्मोक जो होता है उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के स्टेबल कंपाउंड बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर CO2 यहाँ होता तो क्या बनता? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और O2 होता तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ये स्टेबल कंपाउंड जब बन जाएगा तो हीमोग्लोबिन CO से परमानेंटली जुड़ जाएगा, तो अब जो ऑक्सीजन है उससे जुड़ नहीं पाएगा, तो यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो CO रिड्यूसेस हीम बाउंड ऑक्सीजन इन बॉडी एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन ब्लड। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है कि सिगरेट पिया, बीपी बढ़ गया, है ना, उसको पर्सन को फील हुआ इंक्रीज्ड एनर्जी। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं क्रॉनिक यूज करने से? स्मोकिंग से देखो, लंग कैंसर,
थ्रॉट कैंसर, गले का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, इसके अलावा एम्फिसिमा का काज क्या था, सिगरेट स्मोकिंग पढ़ा है आपने, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड आप पढ़ चुके हैं, और क्या नाम था इसका, एथेरोस्क्लेरोसिस, याद आ रहा है क्या ये, और गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब होता है स्टमक में घाव बन जाता है, जब इंटरनली बनता है तो उसे बोलते हैं अल्सर हो जाता है। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। चीविंग की अगर हम बात करें तो टोबैको चीविंग से क्या होता है, ओरल कैंसर। स्मोकिंग आल्सो पेव्स वे टू हार्ड ड्रग। पर्सन पहले तंबाकू का सेवन करता है और उसके बाद फिर वो हार्ड ड्रग लेना शुरू करता है। हार्ड ड्रग ओपियोइड होते हैं, जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, ये सब हार्ड ड्रग माने। इंसैटी ने वर्ड लिखा है, मतलब नहीं बताया तो मैंने मतलब भी लिख दिया, और यहाँ पर उसके अपोजिट है सॉफ्ट ड्रग, जैसे मारिजुआना। मारिजुआना क्या है, कैनाबिनॉइड। यानी जो कैनाबिनॉइड होते हैं सॉफ्ट ड्रग होते हैं, और सॉफ्ट ड्रग ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा खतरा नहीं होता है। हार्ड ड्रग वो है अगर जिनको ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो जान भी चली जाएगी, तो इसलिए इनको हार्ड कहा जाता है। एच फॉर हार्ड, एच फॉर हेरोइन। ऐसे भी चाहो तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन ये वर्ड दिया है तो थोड़ा सा दिमाग में आता है कि हार्ड ड्रग का मतलब क्या है। एडोलसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। अब एडोलसेंस का मतलब 12 से 18 साल, और आप बताओ मुझे एसटीआई की प्रोबेबिलिटी 15 से 24 साल। ठीक, यहाँ पर सारा कुछ लिखा है जितना आपको याद करना है, बर्थ से लेके 1 साल तक इन्फेंट, और इससे पहले अगर हम लोग जाते हैं तो 2 महीने तक क्या कहते थे, एम्ब्रियो, और तीसरे से जन्म तक फीटस, जन्म से 1 साल तक इन्फेंट, 1 से 12 साल तक चाइल्ड, 12 से 18 एडोलसेंस, 18 से 50 एडल्ट, और 50 से ज्यादा ओल्ड हो जाएगा उसके बाद डेथ। तो आप जानते ही हैं, यानी ये जो एडोलसेंस पीरियड है, आप देखो ये दो लोगों को लिंक कर रहा है, बचपन को और जवानी को। तो वो लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने कि एडोलसेंस पीरियड इज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये दोनों के बीच का एक लिंक है। और ये 12 से 18 साल की उम्र ऐसी होती जब जानने की बहुत इच्छा होती, जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी, कि अगर सिगरेट पींगे तो क्या होगा, है ना। तो बचपन में जब छोटे रहे होगे तो कोई बीड़ी फेंक देता होगा, तो उठा के तो कभी लगाए होगे, सबने किया ही होगा ये काम। अरे अब कहो चाहे जो, लेकिन क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, और बहुत सारी बातें बताई भी नहीं जा सकती है ना। चलो, तो एक्सपेरिमेंटेशन, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। और इट इज कूल, है ना, कुछ लोगों को लगता है कि सिगरेट पियेंगे तो बहुत कूल लगेंगे, है ना, तो उस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मतलब लत लग जाती है। तो एडिक्शन का मतलब क्या है, दिस इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और एल्कोहल एब्यूज। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट मतलब, साइकोलॉजिकल मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ड्रग लेंगे तो ये फायदा होगा। जैसे मान लो अभी आपने देखा कि वो कोका एल्क्लॉइड है, अब कोका एल्क्लॉइड को लेने के बाद क्या लगता है, यूफोरिया। तो ये अटैचमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। जैसे आप पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी और आपने सिगरेट जाके पी और आपकी नींद दूर हो गई, तो एक अटैचमेंट हो गया कि अगर नींद आएगी और सिगरेट पिएंगे तो नींद गायब हो जाएगी। अब ये फीलिंग एक बार आपको आ गई, बस उसके बाद आपको लत लग जाएगी। तो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, बस ये दो वर्ड यहां ध्यान रखेंगे। अब करें कि टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस विड्रॉल सिंड्रोम व्हेन रेगुलर डोज इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूअसली, डिपेंडेंस, ये एक वर्ड और दिया है, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में क्या होता है कि मतलब पर्सन उस चीज पर डिपेंड हो जाता है। और विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन मान लो कि कई साल से सिगरेट पी रहा था, और अचानक जैसे आज मैंने पढ़ाया उसको कि भाई बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, तो उसकी समझ में आया कि अच्छा ऐसा हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो जाएगा, है ना, या प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ना, तो समझ में आ गया। अचानक से छोड़ देगा तो विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। तो विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होगा, एंजाइटी, चिंता होगी, नोजिया, स्वेटिंग एंड सैकनेस, हाथ पैर कांपने लगेंगे, और जैसे सिगरेट पीगा पिएगा सब गायब, है ना। तो विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम भी याद रख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ एल्कोहल और ड्रग एब्यूज, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, एक होता है इमीडिएट इफेक्ट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जैसे मान लो कोई अल्कोहल पीता तो तुरंत क्या इफेक्ट आएगा, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, लड़ाई झगड़ा करेगा, वायलेंस करेगा, और लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, सिरोसिस,
लिवर सिरोसिस हो जाएगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, जान चली जाएगी। तो दो तरह के इफेक्ट यहाँ पर है। पहला है इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट। तो इमीडिएट इफेक्ट एनसीईआरटी ने 3 दिए, रेकलेस बिहेवियर, आचरण विहीन व्यवहार, वेंडलिज्म बर्बरता एंड वायलेंस मतलब हिंसा। लॉन्ग टर्म की अगर हम, अच्छा अभी यहाँ पर करें एक्सेसिव डोज, और ये खास तौर से तब होता है जो लोग ड्रग और एल्कोहल एक साथ यूज करते हैं, मतलब एल्कोहल भी ले रहे हैं और ड्रग भी ले रहे हैं। अब एल्कोहल पिए हुए हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, ज्यादा ड्रग ले लिए, तो ज्यादा ड्रग ले लिए तो क्या होगा, हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर या सेरेब्रल हैमरेज, कह रहे हैं दिमाग की नस फट गई, और इसकी वजह से पर्सन कोमा में चला जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर जो नशेड़ी होते हैं, जो इंजेक्शन लेते हैं, उनमें एड्स और हेपेटाइटिस बी के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी में 8 चीजें कॉमन है जो ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। दोनों ही क्या है, वायरल डिजीज। एड्स होता है एचआईवी से और हेपेटाइटिस बी होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ये, बोलो यार। इन्फेक्टेड सिरिंज से फैलते हैं। कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक समझते हो ना, डेवलप होने में कई साल लगेंगे, जैसे एड्स में 5 से 10 साल। फेटल डिजीज अल्टीमेटली जानलेवा है, क्योंकि कोई इलाज नहीं है। नॉट क्यूरेटिव एंड इन्फेक्शियस है। कल हमने पढ़ा था 2 तरह की बीमारी थी, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। एड्स कैसी है, इन्फेक्शियस, और कैंसर कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस, और दोनों मेजर कॉज है डेथ का। अब आते हैं लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक यूज ऑफ एल्कोहल और ड्रग। तो इससे नर्वस सिस्टम एक डैमेज होता है और दूसरा लिवर सिरोसिस, ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो एल्कोहल या ड्रग का यूज करती है तो उसके बच्चे को भी नुकसान पहुंचता है, बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का अब्यूज करते हैं, इसलिए आपने देखा हो जब ओलंपिक होते हैं तो उस समय वो टेस्ट होता है ना, डोप टेस्ट होता है। तो डोप टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि पता लगाया जाए कि किसी ने दवाइयों का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को तो नहीं बढ़ाया है। तो कई सारी दवाइयों के नाम लिखे, कैनाबिनॉइड, ये तो पढ़ ही चुके हैं, कैनाबिनॉइड का यूज किया जाता है। नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है, इसका मतलब ओपियोइड से होता है। नारकोटिक टर्म ओपियोइड के लिए यूज करते हैं, और एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक, तो दर्द को कम करने के लिए। इसके अलावा एनाबोलिक, स्टेरॉयड एंड डायूरेटिक्स। अब इनके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट कभी पूछे नहीं गए आज तक, और उम्मीद भी नहीं यहाँ से पूछा जाए, क्योंकि इफेक्ट बहुत सारे हैं। बस ये 3 चाहो तो याद कर लो मिड से। मिड में एम मतलब मूड स्विंग, कह रहे थे कि मेरा दिमाग अभी खराब है, सुना कि नहीं सुना है, तो दिमाग खराब हो गया, मूड स्विंग हो रहा है, मतलब आप किसी पर्सन से मिलो, कभी बहुत अच्छे से बात कर रहा है और कभी अच्छे से बात नहीं कर रहा है, बहुत अलग तरीके से बात कर रहा है, मतलब वो शायद ड्रग का सेवन कर रहा है। एंड डिप्रेशन, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, झगड़ालूपन और डिप्रेशन। तो ये मूड स्विंग ये मेल या फीमेल किस में हो रहे हैं, हाँ ये दोनों में है। यहाँ फीमेल में है, अभी मेल में आगे पढ़ेंगे तो वहां भी। अब इतना सब कुछ याद तो नहीं कर पाओगे अब, तो इस समय मैं सलाह भी नहीं दूंगा, लेकिन ये 3 तो याद कर सकते हो। मिड में एम फॉर मूड स्विंग, आई फॉर इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, और डी फॉर डिप्रेशन। तो ये मेल और फीमेल दोनों में है। बाकी लिखा बहुत कुछ है, इतना पॉसिबल नहीं कि इस समय आप याद कर पाओ। वैसे इसके निमोनिक बने हुए हैं, तो आप चाहो तो एक बार देख लेना। ठीक, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो इसके लिए एक निमोनिक है सेल्स। तो सेल्स में एस का मतलब सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट एंड पीयर, ए फॉर अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, A for L for looking for danger signs, E for education and counseling, and S for seeking professional help। याद कर पाओगे क्या, याद नहीं भी कर पा रहे तो ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन दे तो कर लो। याद क्या करना है, सेल्स। तो सेल्स में पहला पहला जो लेटर है उसको आप ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा।